Hi everyone, in Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be covering topic 9.3 part 1. So let's begin. See, in the syllabus 9.3 you have to deal with these many topics. So in today's lecture we'll be dealing with these three topics और नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके बाकी के ये जो आप नीचे देख रहे हैं हम इनको कवर करेंगे, ठीक है. सो दिस इज पार्ट 1, दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2 फॉर 9.3. So what we are basically going to do in today's lecture, I tried and consolidate all those in the slide. So सबसे पहले आप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन के अंदर विल फर्स्ट ट्राई एंड गेट सम बैकग्राउंड कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं एंड लाइक हाउ वी आर गोना डू इट. देन हम म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, हाउ लाइक पॉलीमॉर्फिज्म एंड म्यूटेशन आर डिफरेंट, विल स्टडी दैट. देन विल स्टडी अबाउट द हेट्रोजाइगोट एडवांटेज. उसके साथ साथ हम बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे. देन विल स्टडी टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. देन द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. फिर पॉलीमॉर्फिक और मोनोमॉर्फिक के बीच में क्या डिफरेंस है, विल सी दैट अलॉन्ग विद अ केस स्टडी. और एट द एंड विल सी सिलेक्शन एंड जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. सो बेसिकली आपको ओवरऑल जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म और सिलेक्शन के बारे में पढ़ना है, बट टू स्टडी दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट यू नीड टू नो सम basic things behind it. That's why these many topics are written out here. Then हम Mendelian population पढ़ेंगे. So of course we'll discuss about the concept. फिर gene frequency का आपको इसमें utilization दिखेगा, तो we'll study about that. Then we'll know that what is population genetics. Then of course the application of Mendelian population, because unless you don't know like what is the application of a particular concept in genetics, then it's completely futile कि आप उसको पढ़ रहे हैं. देन एट द एंड हार्डी वेनबर्ग लॉ और इक्विलिब्रियम भी आप कहीं जगह पे इसको देखेंगे लिखा हुआ, हम ये क्या है उसके बारे में जानेंगे. देन विल टेक अप अ प्रॉब्लम दैट हाउ यू कैन यूटिलाइज बेसिकली द मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ द हार्डी वेनबर्ग लॉ, और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है हम उसके बारे में भी जानेंगे, और कौन कौन से फैक्टर्स है दैट इन्फ्लुएंस द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, हम उसको एट द एंड स्टडी करेंगे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोना डू इन टुडेज लेक्चर. तो शुरू करते हैं. First, let's concentrate upon this picture. See, who are these? These are spiders. We all have seen them, right? And this is also a spider, but as you may see that they both look quite different in terms of their color, right? Similarly, these are two snail species. You can say that they look very different, और ये काफ़ी अलग लग रहे हैं. And then same इनके साथ भी है. These frogs, they look like in a two different way, but at the end they are the same species, that is the frog, right? सो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड व्हाट आर दीज थिंग्स? पॉली से आप क्या समझते हैं? लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, सो यू हैव पॉली एंड देन यू हैव मॉर्फ, राइट? सो अगर आप इन दोनों वर्ड्स को ब्रेक कर दे, लाइक पॉली प्लस मॉर्फ इज इक्वल्स टू पॉलीमॉर्फिज्म, सो पॉली मीन्स लाइक मैनी, राइट? और जो आपका मॉर्फ है, इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स लाइक फॉर्म, यानी कि बहुत सारे फॉर्म्स. तो ये हम किसके बहुत सारे फॉर्म्स की बात कर रहे हैं? अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है, देन यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स. सो विद दिस लेट्स सी कि पॉलीमॉर्फिज्म बायोलॉजी के टर्म्स में क्या और किसको कहते हैं. सो अगर आप बायोलॉजी की बात करें, और बायोलॉजी देन ऑफ कोर्स लाइक जेनेटिक्स वी आर स्टडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म इज द ऑकरेंस ऑफ टू और मोर clearly differentiated morph, that is form, also referred to as alternative phenotype in the population of a species. यानी कि polymorphism आपके एक species के population में आपको देखने को मिलेगा. Then you can say it is polymorphism on what basis? On the basis of the phenotype. And what are these phenotypes? हमने पहले भी देखा हुआ है. Phenotypes are basically nothing but the observable characteristics. अब यहाँ पे आप देखें ये जो different colors है, of course these are observable, आप इनको देख सकते हैं, आप पहचान सकते हैं, okay this is a frog but this is having some different color, right? तो that means कि उसका कुछ एक different form है, लेकिन ये एक ही species को belong करते हैं, right? So that is what you can conclude for the polymorphism. And to be classified as such, morph must occupy the same habitat at the same time and belong to the parematic population. तो this में you can say the requirement to be a polymorph, ठीक है. और parematic population आप किसको बोलते हैं? जब आपकी रैंडम मेटिंग होती है, दैट यू कॉल द पेनिमैटिक पॉपुलेशन. नाउ अगर यहाँ भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप इस लाइन को देखिए, देन आपको पॉलीमॉर्फिज्म और अच्छे से समझ में आ जाएगा. अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेट्स की, तो वो ट्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है? ऑफ कोर्स वो ट्रेट्स कहीं ना कहीं आपको जीन से ही मिलता है.
ये हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कि आपके ह्यूमन के अंदर 2 कॉपीज होती हैं एवरी जीन की, राइट। हमने ये वाला बार बार देखा हुआ है that there are like 2 chromosomes, one from father, one from mother, and like on each chromosome you have like DNAs, और फिर आपको genes मिलते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देखी है। और इन्हीं 2 कॉपीज में डोंट हैव टू बी आइडेंटिकल, ईच वेरिएशन ऑफ द जीन इज कॉल्ड एन एलील। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों आइडेंटिकल कॉपीज हो सकता है लाइक दिस जीन इज डिनोटिंग योर आई कलर, बट दिस मे बी लाइक फॉर ब्लू आई कलर, दिस मे बी फॉर दी ब्लैक आई कलर, ऐसा हो सकता है, राइट। ये तो सारी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। और ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो आप अलग अलग डिफरेंसेस देख रहे हैं, तो अब पॉलीमॉर्फिज्म के केस में क्या होता है, जो आपके पॉसिबिलिटीज़ होती है ऑफ अ ट्रेट ऑन अ जीन, वो काफ़ी सारे होते हैं, यानी कि 2 या उससे ज़्यादा होते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली रेफर्ड टू एज द पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि आपका ये एक पर्टिकुलर जो जीन है दैट इज़ फॉर द आई कलर, सो इट मे हैव लाइक ब्लू, ब्लैक, brown, maroon, anything. So if it can have such a variations, then you can say that this is the polymorphic characteristics. अब 2 या 2 से ज़्यादा बोलते हैं तो हम आगे चल के देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में कि मोनोमॉर्फिक भी होता है। मोनोमॉर्फिक मतलब जो आपको एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखने को मिलेगा। देन डायमॉर्फिक, डायमॉर्फिक 2 और मोर। आप डायमॉर्फिक को चाहे तो आप पॉली भी बोल सकते हैं, लेकिन कई जगह पे इनको स्पेसिफिकली भी मेंशन किया जा सकता है डायमॉर्फिक। दैट मीन्स आपके 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, like this sexual dimorphism, right? Because in every species, like most of the species, you will see there is a male and there is a female generally, although there are like third genders also, but हम biology terms में अगर बात करें और strictly हम बात करें इन 2 divisions की, तो there will be sexual dimorphism, ठीक है, जिसको आप डायमॉर्फिक भी बोल सकते हैं, और जो कि कहीं ना कहीं पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है। तो यहाँ तक एक बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, आई होप। नाउ कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं एज दी जैगुआर स्किन कलरिंग, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं एज वी सॉ इन द फर्स्ट स्लाइड। आप चाहे तो उन एग्जाम्पल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो जैगुआर स्किन, और भी हम आने वाले 1-2 स्लाइड्स में देख लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। अब इन सारे एग्जाम्पल्स को पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में अगर आपको लिखना हो देन यू कैन मेंशन। इनके केस में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ जैगुआर जो काफ़ी डार्कर शेड का है, और ये लाइटर शेड आप बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये है तो एक ही स्पीसीज, बट मतलब एक ही स्पीसीज है, बट इनकी जो पॉपुलेशन में आपको अलग अलग टाइप के मॉर्फ देखने को मिलेंगे। दैट इज व्हाट इज बीइंग टर्म एज द polymorphism. However, if the jaguar has only one possible trait for the gene, there was only one possible skin color that is jaguar could have, and it would have been termed as monomorphic. जो मैंने आपको बोला कि अगर कोई एक ही पर्टिकुलर आपके ट्रेट आप ले सकते तो देन इट वुड हैव बीन कॉल्ड मोनोमॉर्फिक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन स्किन कलर, बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी स्टडीड अबाउट द ह्यूमन स्किन कलर, राइट। सो ह्यूमन स्किन कलर क्या है, पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, या डायमॉर्फिक, या मोनोमॉर्फिक। तो यू कुड डेफिनेटली से दिस, राइट, कि ये किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज वी हैव सीन कि ह्यूमन स्किन कलर आपके कितने अलग अलग स्किन टोन्स में आते हैं, ऑल्दो दे बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज दैट इज द होमो सेपियंस, राइट। दूसरा एग्जाम्पल्स है आपका गोल्डियन फिंच का। सो गोल्डियन फिंच दे आर बेसिकली लाइक बर्ड स्पीसीज, एक्सोटिक बर्ड भी आप बोल सकते हैं इनको, और इनके भी अलग अलग कलर मॉफ्स होते हैं, यानी कि कलर में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये हम अभी जितने भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे, हम कलर्स के ऊपर बेस्ड देख रहे हैं, बट इट नीड नॉट टू बी जस्ट कलर, इट कैन बी लाइक वेरियस अदर थिंग्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से जीन की बात कर रहे हैं, ऑलराइट। And they are like red and black color variant, and then further endomorph differences exist between of the variant of these 2 alleles. Then there are differences in their features, feather structures, as you may see. गोल्डियन फिंच के केस में आपके कलर्स में तो डिफरेंस है ही है, इनके फेदर्स के स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, और जो अलग अलग कलर के भी स्पीसीज है उनमें भी आपको कहीं ना कहीं देखने को कुछ चेंजेस मिलेंगे। हमने फिंच के एग्जाम्पल को पढ़ा था जब हम डार्विनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। फिंचेस के केस में भी जो फिंचेस की बीक्स होती है उसमें भी आपको अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स ओनली। इफ यू सी इन एंड अराउंड यू विल फाइंड लॉट मेनी सच एग्जाम्पल्स। नाउ फॉर द क्यूरियस माइंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि हमने जब बेसिक्स की बात की थी तो वी स्टडीड दैट देयर इज अ क्रोमोसोम एंड देयर आर लाइक सम जेनेटिक सीक्वेंस, वन फ्रॉम फादर और मदर से आपके जो भी आते हैं, तो दे कोड फॉर सर्टेन ट्रेट। बट हम यहाँ पे तो बात कर रहे हैं पॉली मतलब एक पर्टिकुलर जीन आपके बहुत अलग अलग ट्रेट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है, राइट। बिकॉज अब तक तो हम यही पढ़ते आए ना कि इन्होंने
इनके जो जीन्स है वो अलग अलग टाइप के एलीन्स और ट्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और शो कर रहे हैं, दैट इज़ वाई दे हैव सच अ वेरिएशंस. बट इज़ इट लाइक पॉसिबल फॉर अ जीन टू हैव वेरियस डिफरेंट ट्रेट्स? ठीक है, हम सिंगल जीन की भी अगर बात करें, सो सेम जीनोटाइप जिसको आप बोल सकते हैं. और जो लोग सीधा इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और जिन्होंने बेसिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए फॉर जेनोटाइप हम किसको कहते हैं? जो भी आपके होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव ये सारे होते हैं, और फेनोटाइप जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले पिछला लेक्चर कवर कीजिए, देन यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स. सो ये वाला जो कंडीशन है, व्हेन अ पर्टिकुलर जीन कोड फॉर वेरियस अदर alleles or traits, that is referred to as polyphenism. अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? अभी तक हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे थे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीफीनिज्म. पॉलीफीनिज्म आप उस कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं व्हेन डिफरेंट फॉर्म अराइजेस फ्रॉम द सेम जेनोटाइप. यानी कि जो आपका ये जेनोटाइप है, इसमें भी अलग अलग आपके डिफरेंट फॉर्म्स नजर आने लगे, उसको आप पॉलीफीनिज्म कहेंगे. ठीक है, अगेन ये पॉलीफीनिज्म आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट यू शुड नो लाइक व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग, राइट? तभी आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे. सो दीज पॉलीफेनिक ट्रेट इज अ ट्रेट फॉर विच मल्टीपल डिस्क्रीट फेनोटाइप कैन अराइज फ्रॉम अ सिंगल जीनोटाइप एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस. यानी कि ये जो डिफरेंट आपके जो भी हमने कलर्स देखे, like they have different colors, so this might be possible because of the various condition and one can be the environmental conditions. ठीक है, और इसके आप कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं जो पॉलीफिनिज्म्स आपको एनिमल्स में देखने को मिलेंगे. फ्रॉम हैविंग सेक्स डिटरमिन्ड बाय द एनवायरनमेंट टू द कास्ट ऑफ हनी बीज एंड अदर सोशल इंसेक्ट्स. आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका सेक्स डिटर्मिनेशन भी कई बार ये डिपेंड करता है, लाइक what is the favorable environmental conditions, and there are many such example. butterflies के आपके कुछ एग्जाम्पल है, आर्कटिक एनिमल्स के भी आपको एग्जाम्पल्स ऐसे देखने को मिलेंगे. तो आप चाहे तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी कोट कर सकते हैं पॉलीफीनिज्म, ऑल्दो मतलब देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपसे डायरेक्टली पॉलीफीनिज्म के बारे में पूछा जाए, बट यू शुड डेफिनेटली बी अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन्ड वर्ड है, दैट इज द जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. अभी तक हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जाना एंड पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड के बारे में जाना, पॉलीफीनिज्म के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. सो बेसिकली जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की जब आप बात करते हैं, दैट दिस टर्म यूज्ड समवट डिफरेंटली बाय द जेनेटिक्स एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब सर्टेन म्यूटेशंस इन द जीनोटाइप such as the single nucleotide polymorphism. अब आप बोलेंगे ये single nucleotide polymorphism क्या है? So don't worry about it. हम आगे चल के जब types of genetic polymorphism और polymorphism in general पढ़ेंगे, then you will see like what are these single nucleotide और microsatellites, बहुत सारे होते हैं अलग अलग types, तो उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो बेसिकली आप मान के चलिए कि पॉलीमॉर्फिज्म तो एक कंसेप्ट है और उसके अंदर आपको जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नो नीड टू नो टिल नाउ. और जैसे जैसे आगे हम लेक्चर में बढ़ते जाएंगे, थिंग्स विल बिकम मोर. Some of you might wonder like didn't this polymorphism sounds like mutation, because mutation में भी तो यही चीज़ें होती है, like you get different sequences of gene and you observe some phenotypic changes, right? यही होता है. So how it is different from polymorphism? So let's understand that. आपका जो डीएनए होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनहेरिटेंस में होता है, राइट? मेंडल ने ये बात बताई है, धीरे धीरे आगे चल के मेंडल मतलब डीएनए के बारे में नहीं बताया, बट एटलीस्ट ही पॉइंटेड टुवर्ड्स इट, एंड देन अल्टीमेटली विद मोर एक्सपेरिमेंटेशंस एंड रिसर्च the DNA and the chromosome came into picture. और ये DNA क्या करते हैं? Like most of the time it accurately passes the same information from one generation to another. That's how like the girl or the boy are born, right? आप कुछ traits अपने parents से लेते हैं, like from the mother and the father, and then ultimately you are made a boy or a girl, right? So most of the time it happens कि आपकी जो information है from the parents' DNA to the children pass on like very smoothly. But in some cases ऐसा होता है कि कुछ changes आ जाते हैं in the sequence of the DNA. Remember हमने DNA के sequence को देखा हुआ था, like how there are different A, T, C, Gs, और ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स कैसे एक दूसरे से like sequence बनाते हैं, and that's how they code certain traits. लेकिन जो changes इनमें आते हैं that we call the mutation, right? और इन mutations की वजह से आपको कुछ phenotypic changes भी देखने को मिलेंगे in an individual, और जिस भी individual में आपको ये changes देखने को मिलता है, you can call that individual as the mutant variant or the mutant individual, right? So आप यहाँ पे देखिए, आपके DNA को sequence कैसे करना था? इस तरीके से करना था.
बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस ग्रीन द DNA कोडेड दिस रेड एंड दैट्स हाउ द म्यूटेड कॉपी फॉर्म्ड, यानी कि ये ओरिजिनल होना था और उसने ऐसा फॉर्म किया. सो अब इसके वजह, इस फॉर्मेशन के वजह से there must be some certain observable characteristic that you will see in that particular individual. Now, since we revised the basics about the mutations, let's see कि अब polymorphism और इनके बीच में difference क्या होता है. अब इसको अगेन हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हमने पहला वाला ही कुछ एग्जाम्पल्स दिया था. सपोज इन केस ऑफ फ्रॉग्स, हमने फ्रॉग्स का देखा दैट दे हैव लाइक 2 different कलर्स एज आई शोन इट टू यू, राइट. बट उसके अलावा भी आपको और अलग अलग टाइप्स के देखने को मिलेंगे विथ सम डिफरेंट कलर्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फ्रॉग में देखने को मिलेगा, सपोज there is a green frog, there is a yellow frog and there are like some red frogs also. और ये सारे एक सेम ही स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉग, बट दे आर ग्रीन, येलो एंड रेड, राइट. सिंस द येलो, सपोज हम एक पॉपुलेशन 100 का पॉपुलेशन लेके चलते हैं. सपोज दिस येलो इज लाइक 60 एंड दिस ग्रीन इज 20 एंड दिस रेड इज 20. सो दैट इज अ गुड नंबर, राइट. 20%, 60% ऑफ अ सर्टन स्पीसीज. सो जब ऐसे केसेस आने लगते हैं, देन उन केसेस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उनको पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टराइज कर सकते हैं या पॉलीमॉर्फिक कह सकते हैं. डिड यू अंडरस्टूड मी? इवन इफ नॉट, लेट्स सी यहाँ पे हमने लिखा हुआ क्या है. जो आपके बहुत सारे नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स होते हैं एग्जिस्ट फॉर ट्रेट्स फॉर विच नो क्लियरली नॉर्मल टाइप कैन बी डिफाइंड. Thus, we use the term polymorphism to refer to the variant of DNA sequence and other phenotypes that coexist in a population at a relatively high frequencies. So suppose कि आपके इन फ्रॉग स्पीसीज में से कौन सा फ्रॉग स्पीसीज नॉर्मल फ्रॉग स्पीसीज है, वी डोंट नो. आप ग्रीन को भी मान सकते हैं, येलो को भी मान सकते हैं, रेड को भी मान सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इन विच एरिया यू आर लिविंग इन एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉग्स दैट यू हैव सीन इन एंड अराउंड यू, राइट. आप उसी को नॉर्मल मानेंगे, but that doesn't mean कि that is the like only species of the frog that exists. There might be like many other variants as we saw कि अलग अलग variants होते हैं आपके. तो जब ऐसे situations आती हैं, जब आप किसी एक particular trait को, characteristics को और phenotype को tag नहीं कर सकते that this is the normal one, then in such case we use the term polymorphism. और भी कुछ अलग अलग like minute points है जो हम आगे देख लेते हैं. और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1%. अब यहाँ पे तो आपका 20, 60 एंड 20% है, दैट इज लाइक मच मोर देन 1%, राइट. एंड टू सिंपली पुट द आर्बिट्ररी कट ऑफ पॉइंट बिटवीन अ म्यूटेशन एंड अ पॉलीमॉर्फिज्म इज 1%. यानी कि अगर कोई भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेटर देन 1% होती है, सो दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एट पॉलीमॉर्फिज्म. बट अलॉन्ग विद दैट देयर नीड टू हैव सर्टेन अदर थिंग्स एज वेल. वो सर्टेन अदर थिंग्स क्या है वो आगे देख लेते हैं. सो आपके पॉलीमॉर्फिक ट्रेट ये होते हैं, एंड जो जनरली आपके पॉलीमॉर्फिक ट्रेट्स होते हैं दे आर फॉर द नॉर्मल यू कैन से ट्रेट्स, नॉट फॉर द डिसऑर्डर्स. म्यूटेशन के केस में आप देखेंगे कि आपको डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, दे कैन बी लाइक वेरियस काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर. बट इन केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म यू माइट फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोटाइप, बट रेयरली आप उसमें डिसऑर्डर वाला केस देखेंगे, ठीक है. So that is what the polymorphism and mutations arises through similar biochemical process, but the use of the word polymorphism avoid implying that any particular allele is more normal or abnormal. यानी कि polymorphism is like more towards the normal, ठीक है. कुछ बहुत सारे आपको ऐसे अगर आप हजारों एग्जाम्पल्स देखने जाएंगे तो यू माइट फाइंड कि कुछ पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको थोड़े एबनॉर्मल से दिखे, बट इन जनरल टर्म्स दैट वी से इज दैट पॉलीमॉर्फिज्म इज मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल देन टू द एबनॉर्मल, और म्यूटेशन इज मोर टुवर्ड्स द एबनॉर्मल देन टू द नॉर्मल. इतना मतलब स्लाइट डिफरेंसेस आप याद रखेंगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी. एक एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं. अ चेंज इन अ पर्सन DNA सीक्वेंस दैट लीड टू अ डिजीज सच एज कैंसर इज appropriately called as mutation, but a difference in the DNA sequence that explains whether a person has red hair or a brown hair or a black hair is an example of polymorphism, right. इस एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर हो गई है. आपका ब्लैक हेयर है, रेड हेयर है, ब्राउन हेयर है, आपका स्किन कलर कौन सा है, दैट डजंट मेक यू लाइक डिजीज्ड, राइट.
इट इज़ योर ट्रेट, इट इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक्स. आप देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड पॉपुलेशन हैव डिफरेंट फीचर्स रिलेटेड टू इवन आई, hair and different body statures also, right? So that is not disease, that is the polymorphic characteristics. हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इन सबको डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? So that is about the difference in between the polymorphism and mutation. So to summarize it, a mutation is defined as any change in a DNA sequence away from normal, and this implies there is a normal allele that is prevalent in the population and that the mutation changes this to a rare or the abnormal variant. But in contrast, the polymorphism is a DNA sequence variation that is common in the population. And in this case, no single allele is regarded as the standard sequence, right? And instead, there are two or more equally accepted alternatives. तो ये आपका समराइजेशन है. अगर आपको म्यूटेशन और उनके बारे में लिखना हो तो यू कैन कंक्लूड इन दिस वे. सो दिस इज लाइक आई एम टेलिंग यू सो दैट यू आर लाइक बेटर एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको आंसर भी लिखना है, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट वी माइट डिस्कस सम केसेस कि आपको आंसर किस तरह से फिगर आउट करना है, तो ये उस तरीके का केस है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं आई ऑल्सो गेव यू दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बेसिस पे यू कैन आंसर दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस वे. मतलब आपके और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं. आप चाहे तो कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसमें. दैट वुड बी लाइक रियली गुड अगर आपको नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वाला आपको शो करना है. लाइक दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ एबनॉर्मल, और आप फेनोटाइप को इधर कहीं शो कर सकते हैं एंड सॉरी आप म्यूटेशन को किधर यहाँ शो कर सकते हैं. फेनोटाइप विल बी समथिंग हियर, ठीक है? नॉट एट द एक्सट्रीम एंड्स, बट हाँ इस तरीके से आप कर सकते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं दैट यू कैन डू. ऑलराइट, एंड दिस इज़ द डिफरेंशिएशन जो आपको और भी हेल्प करेगा इन कैटेगराइजिंग दीज टू. सो म्यूटेशन इज़ अ परमानेंट alteration of a nucleotide sequence of a gene, and the polymorphism is the presence of more than one allele at a particular locus in a particular population. ये एक physical event है, ये एक population का attribute है polymorphism. A single base pair change in the nucleotide sequence of a gene is called point mutation, or a single base pair change in the nucleotide sequence is called the single nucleotide polymorphism. Single nucleotide polymorphism हम आगे देख लेंगे. Examples में आप इनके ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं. Human gender, ABO blood group are the result of polymorphism. Natural selection select the mutation that are best suited for the environment. ये क्यों? Because हमने already पढ़ा हुआ है that survival of the fittest वाली theory, right? तो ये वही है कि जो natural selection से आगे जा पाएगा वही जाएगा, और जो mutants आप कह सकते हैं favorable नहीं होंगे for the survival, they will eventually get eliminated, right? And here in this case of polymorphism, natural selection does not affect the allele that bring polymorphism. Alright, ज़रूरी नहीं है कि like someone who's having a red color will have a good chances of survival than the one having a black hair color. ऐसा नहीं होता है, right? So now since we know about the polymorphism, genetic polymorphism is no different. Like this is the same thing. यहाँ पे बस आप polymorphism की जगह पे genetic polymorphism की बात करें, लेकिन आपको एक proper definition पता होना बहुत ज़रूरी है. So you can use this definition, and what it says कि जो genetic polymorphism is the occurrence in the same population of two or more allele at one locus, and each with an appreciable frequency where the minimum frequency is typically taken as 1%. So it's saying the same thing कि the frequency should be more than 1% for some particular traits or some particular changes to be called as genetic polymorphism, ठीक है? And this you can quote along with the scientist's name, so that would give much weightage, ठीक है? And in simple terms, the polymorphism was originally used to describe variations in shape and form that distinguishes normal individual within a species from each other. लेकिन आज के डेट में ये तो एक सिंपल टर्म में जो हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं, बट आज के डेट में पॉलीमॉर्फिज्म हैज़ मोर वाइडर यू कैन से कंटेक्स्ट. सो आज के डेट में जब हम बात करें तो जेनेटिक्स यूज द टर्म जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म टू डिस्क्राइब द इंटर इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी, silent differences in the DNA sequences that make each human genome unique. यानी कि आपके जो अलग अलग ह्यूमन बींग्स में अलग अलग टाइप के आप यू कैन से जो भी वेरिएशंस होते हैं, दे आर बेसिकली रेफर टू एज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? तो ये कुछ डिफरेंसेस है, नथिंग न्यू, लाइक दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर. एनीवेज, सो एक हम एग्जांपल्स के हेल्प से समझ लेते हैं दैट हाउ यू कैन
write an example of genetic polymorphism. So ABO blood group is one of the you can say the famous example for the genetic polymorphism. क्यों? Because ABO blood group में आपके like there are like 4 different types of blood, that is A, B, AB and O, and we know why and how these blood groups are named. और इन blood groups में ये होता है, the traits is controlled by the presence of multiple allele in one location. And why we are saying the traits are controlled by multiple alleles at one location, we'll see that in a while. But before that, let's revise first that how these blood groups are categorized basically. So हमने ये पहले भी देखा हुआ है and I'm just reviewing it quickly कि आपके A antigens जो होते हैं वो आपको blood group A पे मिलेंगे, यानी कि antigens and blood group are same. और antibodies कौन होंगे? The opposite one. यानी कि blood group A में if you have the antigens A, then it will have an antibodies that is B. And similarly आपके B के लिए भी ऐसा ही होगा. What differs in AB and O blood group is AB के अंदर आपको antigens दोनों ही मिलेंगे, A और B दोनों ही antigens मिलेंगे, but there will be no antibodies in the blood group AB. But in the case of blood group O, there will be both the antibodies A और B दोनों ही मिलेंगे, but there will be no antigens in the blood group O. That is one thing. दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है जो हमने कोडोमिनेंस वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था in the previous lectures, that your blood group A and blood group B both are dominant characteristics, while the blood group O is the recessive one. इतनी सारी चीज़ें हमें पता है. Now let's try and use the Punnett square to find out how the multiple allele at one location control the particular trait. So here you can see, अगर आप blood groups को अलग अलग categories में divide करें and if you try and plot this, तो आपको क्या मिलेगा? अगर आपका A और A dominant दोनों आपस में मिल जाते हैं तो you will get the blood group A, because both the A are dominant out here, तो A ही मिलेगा, homozygous A है यहाँ पे. Then here you will get both A B, because आपके A और B दोनों ही dominant as we just saw. और इस केस में आपके क्या होगा, that there is dominant A and the recessive one. So इस केस में you will get A again. सिमिलरली आप अलग अलग प्लॉटिंग करके देखेंगे और आप जब इसको चार्ट आउट करेंगे, देन व्हाट यू विल गेट इज कि आपके जो टाइप ए ब्लड है, देयर आर दीज पॉसिबिलिटीज. आपके जो टाइप बी ब्लड है, दे हैव दीज पॉसिबिलिटीज. देन टाइप ए बी के इन पॉसिबिलिटीज एंड ओ के ये पॉसिबिलिटीज. दैट इज व्हाई इट इज सेइंग कि आपके जो ट्रेट्स है इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एलील एट वन लोकेशन. दीज आर द मल्टीपल एलील्स, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये एग्जाम्पल को आप यूज कर सकते हैं. Now what can cause polymorphism? So there can be like several causes, जैसे कि कुछ is mentioned out here. For maintaining polymorphism is to create a balance between variations that are created due to the process of mutation or due to natural selection. So basically to balance out things. और एक और चीज़, जब आप heterozygous की बात करते हैं तो remember heterozygous में भी you have like different alleles or traits when you talk about it. एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म के केस में भी हम वही बात करते हैं. तो एक डिफरेंस आप ये याद रखिएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म में यू टॉक अबाउट बोथ द थिंग्स लाइक फेनोटाइप और जेनोटाइप. ठीक है, आप इन दोनों में बहुत सारे वेरिएशंस की बात कर रहे हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ लाइक मेनी फेनोटाइप्स एंड मेनी जेनोटाइप्स. देन यू कैन रेफर टू इट एज पॉलीमॉर्फिज्म. और हेट्रोजाइगस के केस में आपके क्या होता है? हेट्रोजाइगस के केस में यू हैव लाइक 2 different alleles, राइट? और माइग्रेशन भी इज लाइक ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. एंड देयर आर सर्टन मिसकंसेप्शंस जो कि आपको याद रखनी है. और जनरली इनको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द कंटिन्यूअस वेरिएशन और दूसरा है जोग्राफिकल वेरिएंट. कंटिन्यूअस वेरिएशन की जब आप बात करते हैं तो रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, द फ्यू एग्जांपल एट फर्स्ट, like skin color can be a type of an polymorphic characteristics, but other things like height, it cannot be. Why? Because height एक continuous variation है. height में आपके लगातार changes आता रहता है, but person born with certain characteristics in terms of skin color, it may not change. Like fair and lovely and glow and lovely doesn't work, right? So this height is a continuous variation and that is why it do not come under the category of polymorphism. Then geographical variants. Geographical variants की आप बात करते हैं, like variants of gene differing by geography are not included in polymorphism, as term is specific to variant existing in the same habitat. ठीक है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि सेम हैबिटेट में आप जो डिफरेंसेस आ रहे हैं
हम उन्हीं को कैटेगराइज करेंगे अंडर पॉलीमॉर्फिज्म. If you say कि okay there is an American, there is an Indian, there is an like people from Central Asia, so all these are different polymorphic characteristics. No, because they are existing in like different set of habitats, right? उनके environmental condition और सारी चीज़ें अलग है, हमारी अलग है. We all know about it, right? कि आपके skin color और differences क्यों आते हैं, because like equatorial region के पास रह रहे हैं या फिर आप हायर लैटिट्यूड पे रह रहे हैं. सो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि इनको आप कैटेगराइज नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. कंसेप्ट ऑफ हेटेरोजाइगोट एडवांटेज. अब नाउ यू कैन आस्क मी लाइक व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक आउट हियर. इज दिस related to genetic polymorphism anyhow? Yes, it is related to genetic polymorphism. Also, when we studied in our previous classes, जब हमने lethal gene के बारे में पढ़ा था, we studied about dominant lethal genes and recessive lethal genes. So उन सब में हमने ये भी देखा था that how the heterozygosity was enabling the species to survive. But there we did not understood the reason. So I thought like let's utilize this opportunity in understanding that as well. Like why this heterozygous have some advantage. Remember हमने mouse का example लिया था, the yellow and the brown mouse. If you have not, then आप previous वाला lecture देखिए, आपको पता चल जाएगा. So why this is heterozygous advantage? So basically जब आप genetic polymorphism की बात करते हैं तो it's usually maintained due to the superiority of heterozygote over both homozygous. So ये एक particular characteristics आप मान सकते हो genetic polymorphism की, कि आपकी heterozygosity कहीं ना कहीं favored होती है over the homozygous. And if you remember, heterozygous, homozygous हम किसे कहते हैं? Like these are homozygous, both are similar. These are homozygous, both are similar. And this is what? This is the heterozygous. This is what we talk about, right? Nothing different. And these heterozygote advantage means that the heterozygous genotype has a rather higher relative fitness than the other possible genotype. Relatively higher fitness than the other possible genotype. But that doesn't mean कि आपके ये heterozygote will be the fittest one. ऐसा नहीं है. But there are like various cases where you find that they are more favored. ठीक है. मतलब they are not the best one, but sometimes in many cases they are most favored. But इसको समझने के लिए we'll understand this along with an example, then the things will become much more clearer to you. ठीक है. हम cystic fibrosis का example लेते हैं. Then what is the cystic fibrosis? Cystic fibrosis basically आपके lungs के ऊपर एक mucous membrane बनाती है that ultimately becomes fatal. लंग्स के साथ साथ ये और भी आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं, ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकती है, बट मोस्टली आप मान के चलिए ये लंग्स को इन्फेक्ट करती है. एंड इट्स अ रेसेसिव डिजीज. रेसेसिव डिजीज का क्या मतलब है? हमने रेसेसिव और डोमिनेंट इन सारे टाइप के डिजीज डिसऑर्डर के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ. रेसेसिव का मतलब क्या है कि आपको दोनों ही रेसेसिव आपके जो जीन्स है दे शुड बी इन्फेक्टेड. रेसेसिव कौन सा होता है? दीज आर द रेसेसिव वन, यानी कि दिस रेसेसिव जीन शुड बी इन्फेक्टेड, देन ओनली यू विल बी हैविंग द डिजीज. ठीक है. अगर आपके पास एक रेसेसिव है तो यू मे नॉट बी द डिजीज्ड पर्सन, यू कैन बी द कैरियर ओनली. दिस इज क्लियर. यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या करती है? ये तो हो गई बात की ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि आपके दोनों जीन्स दोनों रेसेसिव जीन्स इन्फेक्टेड होने चाहिए फॉर यू टू बिकम डिजीज. अदरवाइज यू रिमेन कैरियर ओनली. और कैरियर क्या है? ये हेटेरोजाइगस है. आप देख सकते हैं एक कैपिटल एच है, एक स्मॉल एच है, राइट. सो सिस्टिक फाइब्रोसिस आपके CFTR जीन को म्यूटेट करती है. CFTR जीन को बेसिकली इन्फेक्ट करती है. सो CFTR जीन करती क्या है? CFTR gene basically are responsible for managing the chloride ions passage from the entire system. ठीक है. ये chloride ions को कंट्रोल करती है. तो अभी तक हमने जान ली सिस्टिक फाइब्रोसिस आपके लंग्स पे म्यूकस फॉर्म करती है. देन CFTR जीन है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में म्यूटेट हो जाती है और वो अपना काम उतने तरीके से नहीं कर पाती, यानी कि उसका काम क्या है? क्लोराइड आयन को आप कह सकते हैं उनको इन एंड आउट जो भी उनके आना जाना होता है उसको देखना. ठीक है. और ये कब होता है? ये जब आपके रेसेसिव जीन्स होते हैं, उस केस में सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है. यहाँ तक ठीक है. नेक्स्ट अब आप ये देखिए कि ये आपका पिक्चर बताया गया है कि क्लोराइड आयन किस तरह से पास आउट हो रही है, CFTR कैसे काम कर रहा है, ऑल दोज थिंग्स. बट नाउ लेट्स टेक अप एन केस स्टडी. देन आपको ये समझ में ज़्यादा बेटर आएगा. केस स्टडी ये है कि आइलैंड की जो पॉपुलेशन है, आइलैंड की पॉपुलेशन में ये देखा गया कि वहाँ के लोग आर हैविंग द कैरियर्स ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज. ठीक है. कैरियर्स भी है और काफ़ी सारे लोग जो हैं
they are having the disease as well. यानी कि the prevalence of cystic fibrosis is much more in Ireland. So why this is so? When the scientific community studied these particular thing, along with another factor, that is कि आज से काफ़ी सालों पहले जब इतने आज के लिए इतनी तरक्की देख रहे हैं दी हेल्थ एंड एवरीथिंग, वो नहीं थी उस टाइम पे कॉलेरा का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा था इन दी यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरे भी कंट्रीज़ में, लेकिन हम अभी चूंकि आयरलैंड का बात कर रहे हैं तो हम यूरोपियन कंट्रीज़ का एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आज से भी काफ़ी सालों पहले देयर वाज अ हायर प्रेवलेंस ऑफ कॉलेरा डिजीज़. So what the scientific community was able to establish, that those people who were having these cystic fibrosis were being able to survive. Basically not cystic fibrosis disease, but the carrier of the cystic fibrosis disease were able to survive the cholera diseases. But those who were not, they eventually died. Because आज के डेट में आपको कॉलेरा शायद उतना बड़ा बीमारी ना लगे, but at that point of time it was very fatal. ठीक है, यानी कि कॉलेरा का कनेक्शन किससे पाया गया? कॉलेरा का कनेक्शन पाया गया विद द प्रिवेलेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस. ठीक है, सो अब ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आई टोल्ड यू सिस्टिक फाइब्रोसिस इटसेल्फ अ फैटल डिजीज. अब वो फैटल डिजीज है, यानी कि जिनके पास भी ये कॉम्बिनेशन होगा दे विल डाई, एंड द वन हु इज हैविंग दिस कॉम्बिनेशन विल बी द कैरियर बट नॉट डाई. यानी कि इनके पास भी CFTR के म्यूटेटेड जीन्स होंगे, दे आर नॉट बीइंग एबल टू फंक्शन एज प्रॉपरली एज दे वर डूइंग इन दिस वन. तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है, यानी कि ये कॉलेरा से इन्फेक्ट होंगे एंड दे विल डाई. दे विल गेट इन्फेक्टेड बाय सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड दे विल डाई. They will be the carrier of cystic fibrosis. That is why their functioning of the CFTR gene will be mutated, and that's how they will prevent the passage of the chloride ion. और cholera में क्या होता है? आपके ion का losses होता है, and that is why they will survive. And if they will survive, what will happen? They will reproduce, and if they will reproduce, they will pass on this trait to their children, right? And that is how you will get many number of people having cystic fibrosis. ठीक है, so यहाँ पे it's being summarized कि अगर आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस है एंड यू आर होमोजाइगस, सिस्टिक फाइब्रोसिस कब होगा होमोजाइगस के केस में? व्हेन यू हैव दिस कॉम्बिनेशन, देन यू विल इवेंचुअली डाई, राइट? बट इफ यू आर अ कैरियर एंड हेट्रोजाइगस, इफ यू आर दिस वन, दैट मीन्स गुड, आप कॉलेरा से भी सर्वाइव कर जाएंगे, आप सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ भी सर्वाइव करते रहेंगे. बट इफ यू हैव दिस कॉम्बिनेशन, देन व्हाट विल हैपन? आपका CFTR म्यूटेशन नहीं होगा एंड यू विल डाई. यू विल डाई मतलब आयरलैंड के लोग उस टाइम पे डाई. ठीक है, अनदर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, ऑल्दो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है व्हाट वी जस्ट स्टडीड फॉर द सिस्टिक फाइब्रोसिस, बट दिस इज अ वेरी कॉमनली कोटेड एग्जाम्पल, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. सिकल सेल एनीमिया के केस में भी क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ रेसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, ये भी आपको इस वाले कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा. दिस कॉम्बिनेशन विल बी हैविंग सिकल सेल एनीमिया एंड दिस विल बी द कैरियर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? अगेन सिम वही वाला केस आपको लगाना है. अब सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, ये हम थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं. सिकल सेल एनीमिया में योर ब्लड सेल्स आर लाइक दिस, नॉर्मली लाइक दिस. ठीक है, सो दैट दे आर एबल टू पास ऑन थ्रू द वेन्स वेरी इजली. अब ये छोटे छोटे गोल गोल से आपके ब्लड सेल्स आराम से पास कर जाएंगे आपके वेन्स के थ्रू. बट व्हाट हैपन इन सिकल सेल एनीमिया, योर ब्लड सेल्स समवट टर्न लाइक दिस. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे क्रिएट ब्लॉकेजेस. ये पास नहीं हो पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इस तरीके के म्यूटेंट हो जाएंगे एंड दे विल नॉट एबल टू पास ऑन, और इस तरह से ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे एंड दैट इज व्हाई द पर्सन विद द सिकल सेल एनीमिया मतलब दे फेस लाइक लॉट मेनी इश्यूज. और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है, ये भी हमने पिछले क्लास में बात किया अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिकल सेल एनीमिया. तो इनको बहुत सारे तकलीफ होती हैं. सो अब आते हैं मलेरिया के केस के ऊपर. सिकल सेल एनीमिया को मलेरिया से रिलेट किया गया था. आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में हमने देखा हाउ इट हेल्प इन कॉलेरा फॉर द पीपल who are the carrier were able to survive cholera. सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या था कि सिकल सेल एनीमिया जिनको था they were able to survive मलेरिया. और सिकल सेल एनीमिया की अगर आप बात करें तो ये आपको इंडिया और कुछ मतलब अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिलेगा. तो हम अफ्रीका का एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक देयर वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ आयरलैंड, हियर वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अफ्रीका, मोस्टली सेंट्रल अफ्रीका की अगर बात करें. सेंट्रल अफ्रीका में आपको बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंस देखने को मिलेगा ऑफ द सिकल सेल एनीमिया एज वेल एज मलेरिया. मतलब ये दोनों से ग्रसित है बेचारे, यहाँ पे मलेरिया भी बहुत ज़्यादा है और सिकल सेल एनीमिया भी बहुत ज़्यादा है. देन व्हेन द साइंटिफिक कम्युनिटी स्टडीड इट, दे फाउंड आउट कि जो लोग भी कैरियर थे ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, दे वर बेटर एबल टू सर्वाइव मलेरिया.
बट दोज हु आर नॉट, वो जिनको सिकल सेल एनीमिया था इवेंचुअली तो कहीं ना कहीं इट बिकम फेटल, और जिनको नहीं था, अगर वो मलेरिया से इन्फेक्ट हुए एंड दे डिड नॉट गॉट लाइक बेटर मेडिकल अटेंशन, दे ऑल्सो डाइड। यानी कि अगेन आपका एडवांटेज किनको मिला, हेट्रोजाइगस वाले को, ठीक है, दे बिकम द एडवांटेजियस वन। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी हम बैकग्राउंड थ्योरी थोड़ी सी समझ लेते हैं। सो बेसिकली आपके जो मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं ये आपके ह्यूमन ब्लड सेल्स में ही जाते हैं, दे यू नो प्रोड्यूस देयर ओनली, इनकी जो लाइफ साइकिल है कुछ उसी तरह से चलती है। सो अब आपके जब नॉर्मल ब्लड सेल है तो ये तो आराम से यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन जब आपके ब्लड सेल्स इस तरीके के हो जाते हैं व्हेन दे ट्राई टू एंटर इट, सो इवेंचुअली व्हाट हैपन कि आपका ये इतना फ्रेजाइल हो जाता है, ये सिकल सेल शेप का ब्लड सेल, इट इवेंचुअली बर्स्ट आउट। और ये बर्स्ट आउट हो जाने की वजह से इनका काम वहीं पे तमाम हो जाता है, क्योंकि फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, राइट, इनका ट्रांसपोर्टेशन और सारी कुछ रुक गई। तो इसके वजह से जो पर्सन है हु इज हैविंग दिस हेट्रोजाइगोसिटी एंड द कैरियर ऑफ द सिकल सेल एनीमिया विल बी एबल टू सर्वाइव। आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देखिए कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे यानी कि जो एच वाले होंगे, दे विल डाई ऑफ मलेरिया, मतलब नॉट डाई ऑफ मलेरिया, इवेंचुअली हो सकता है वो मलेरिया से मर जाए, बिकॉज मलेरिया इज नॉट लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस जो फैटल है। मलेरिया हो सकती है अगर आपको मेडिकल अटेंशन ना मिले, बट हम मान लेते ठीक है चलिए वो मलेरिया से मर जाएंगे। देन होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव ये तो सिकल सेल एनीमिया से ही चले जाएंगे। देन जो आपके हेट्रोजाइगस कैरियर है, दे आर फ्री ऑफ बोथ, ना तो इनको मलेरिया होगा ना तो वो होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ें आपकी जो हाइपोथेसिस लिया गया था कि वो बर्स्ट आउट हो जाता है, उनको पर्टिकुलर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि ब्लड सेल्स क्या करती है, ऑक्सीजन ही तो ट्रांसपोर्ट करती है, राइट। तो हियर इज द डायग्राम दैट यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ एंड यूटिलाइज एज लाइक एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। एंड देन जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी लिया था, वी पर्टिकुलरली कंक्लूडेड इट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो होमोजाइगस होंगे डोमिनेंट, दे वर ससेप्टेबल टू मलेरिया बट नॉट टू सिकल सेल। जो आपके हेट्रोजाइगस होंगे दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया एंड ओनली माइल्ड सिकल सेल डिजीज। और जो आपके रेसेसिव डोमिनेंट होंगे ये तो रेजिस्टेंट टू मलेरिया होंगे बट इनको फैटल सिकल सेल डिजीज होगा, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाएंगे। और ये वाले जो आपके हेट्रोजाइगस है इनके पास तो काफ़ी है कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कुछ कुछ तो है, बट again they will be able to survive. Then your balanced polymorphism, again this is not mentioned directly in the syllabus, but an extension of heterozygous advantage. So extension क्यों बोल रहे हैं, because जब आप balanced polymorphism की बात करते हैं तो it basically nothing, जब आप किसी population में कोई दो जीन की वजह से एक सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं और एक आप कह सकते हो उस स्पीसीज की सर्वाइवल की कैपेसिटी बढ़ जाती है, देन यू कॉल दैट एज बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सो हियर यू कैन सी द टू डिफरेंट जीन्स are maintained in a population of one species or organism, and this happened because the individual that carry both the version of polymorphic genes are relatively fit or are more able to survive than those having two copies of the either version alone. And this evolutionary process that helps to maintain the two version over a long time is referred to as balanced polymorphism or balancing selection. तो इसके एग्जाम्पल आपका सेम सिकल सेल एनीमिया वाला आप ले सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला ले सकते हैं, बिकॉज अगेन इसमें क्या हो रहा है, आपके दो डिफरेंट जीन्स, दिस वन एंड दिस वन, राइट, these two versions of or you can say these two different genes in one species, और इसके वजह से क्या थे, आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए थे, ठीक है, एंड दैट इज वाई दिस मे बी रेफर टू एज बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में हमने क्या देखा है कि आपके जेनोटाइप और फेनोटाइप दोनों में ही वेरिएशंस और मैनी वाला जो टैग है वो लग सकता है, ठीक है। सो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, जस्ट एन एक्सटेंशन। और आप सेम सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल वैसे ही देके इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ लाइक इट बिकम्स लाइक हेल्पफुल फॉर बोथ द थिंग्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ आपके कुछ टाइप्स है दैट यू कैन सी हियर। वन इज द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो हम शुरू से SNP और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देखते आ रहे हैं, इनके बारे में जानेंगे। देन विल लर्न अबाउट द टेंडम रिपीट पॉलीमॉर्फिज्म, देन शॉर्ट टेंडम रिपीट जिसको आप माइक्रोसेटेलाइट भी कहते हैं, देन इंसर्शन एंड डिलीशन पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं। सो हियर इन दिस पिक्चर एज यू मे सी देयर इज अ ट्यूलिप गार्डन। अगर आपको इस ट्यूलिप गार्डन में यहाँ पे ये दो
वाइट ट्यूलिप्स देखने को मिल रहा है, एंड हियर यू कैन फाइंड लाइक वन ट्यूलिप, ठीक है. So what happened in SNP is like there are some changes that occur in the nucleotide sequences. So अब आप बोलेंगे कि म्यूटेशन में भी तो यही होता है. म्यूटेशन में भी हमने देखा है there is a insertion, there is a deletion, right? आपके अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं, ट्रांसलोकेशन हो जाता है. म्यूटेशन में हमने ये सारी चीज़ें पहले भी देख रखी हैं. सो म्यूटेशन के अंदर भी आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आता है, एंड यू आर सेइंग दैट एसएनपी के केस में भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो हियर इन दिस केस यू कैन सी कि अगर सारे के सारे जो ट्यूलिप्स हैं आपके, दे आर ऑल रेड इन कलर, बट हियर यू कैन फाइंड just like 1% of these tulip to be white. So then you may consider that it can be a case of mutation. ठीक है? But here in this case you are finding like more than 1%. अगर हम इसे एज अ वैल्यू 100 कंसीडर करें जितने भी फ्लावर्स हैं, एंड यू फाइंड लाइक 2 such flowers are having a white color, so that means the percentage is 2%, and here the percentage is 1%. So if such changes occur in more than greater than 1%, that is called as SNP. I hope this is clear to you now, because यहाँ पे ये greater than 1 है, that is 2, and यहाँ पे ये 1% है, that is why we are saying this is a mutation, but this is a SNP. Similarly, अब देखिए जब frequency population में 1% से ज़्यादा है, जब 1% से कम होगी तो आपके mutation कहलाएगा. So SNP is the most observed genetic variation among individuals, and a nucleotide is a building block. Each SNP stands for single nucleotide variant, and the replacement of nucleotide cytosine with the nucleotide thymine is an example of nucleotide polymorphism. इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, as there is a changes being done in more than one genetic sequences, right? एक से ज़्यादा लोगों में इस टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है इन द सेम मैनर. दैट इज़ वाई यू कैन से दे आर SNP एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम म्यूटेशंस. और आपके जो 90% ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस इन ह्यूमन बीइंग में आर कॉज्ड ड्यू टू द SNP ओनली, एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस डू नॉट अफेक्ट सेल्यूलर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन. यानी कि दे आर नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ ए डिजीज, बिकॉज जनरली व्हाट वी सी इन टर्म्स ऑफ म्यूटेशन वो ज़्यादातर हार्मफुल ही होते हैं. लेकिन हमने पॉलीमॉर्फिज्म जब शुरुआत में पढ़ी, we saw that how it is mostly normal but not abnormal. तो same case goes with the SNP only, right? So चूँकि ये एक आपका कह सकते हैं is the most frequently used polymorphism, so इसमें आपको बहुत difference भी देखने को नहीं मिलेगा like the polymorphism that we studied. ठीक है? So अब next है आपका the tandem repeat polymorphism. अब ये tandem repeat polymorphism जिसको आप VNTR भी कहते हैं, what it is? In this, or you can say in tandem repeat polymorphism or VNTR, what we say, occurs in the DNA when a pattern of one or more nucleotide is repeated and the repetitions are directly adjacent to each other. So if you have given the CSAT exam, or if you have seen the paper of the CSAT, there are sometimes questions like you need to find the pattern. ठीक है, आपको ये pattern identify करना होता है, like what is the missing word in this pattern and so and so. So basically this is just to show you as an example, like there are repetition of certain alphabets at certain order, right? So same case happen with the VNTR or the tandem repeat polymorphism, but in this case आपकी repetitions किसकी होगी? The nucleotides, and the nucleotides as you know are ATCG. ठीक है, इन nucleotides की repetition होगी in certain order. आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ example में जो दिए हुए हैं, there is a repetition. As you may see, ये repetition same हो रही है. आप अगर इसको identify करेंगे तो you will see the same repetition goes on from here also. ठीक है, और उसी तरीके से ये आगे भी चलती जा रही है. तो such a kind of a repetition that you found in a chromosome is called as the tandem repeat polymorphism. अब ये tandem repeat polymorphism करती क्या है? Of course they will bring on some changes, because इस तरीके के repetition होंगी, आपके DNA sequence में कोई changes आएगा, and by this you will be kind of differentiated from the other person, right? So इसकी utilization आपकी DNA fingerprinting और इन सारी techniques में की जाती है. Basically जब आप forensic anthropology के बारे में briefly जानेंगे तो there you can basically relate with these things.
तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा. सो सपोज देयर इज़ अ पर्सन ए, देयर इज़ अ पर्सन बी, एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ एन रिपीटेशन इज हैपनिंग. अब ये रिपीटेशन जो हो रहे हैं आपके, आप यहाँ पे देखेंगे पर्सन बी में ये रिपीटेशन हो रहा है, बट इट इज़ हैपनिंग लाइक अप टू 6 टाइम्स. बट यहाँ पे पर्सन ए के केस में जो रिपीटेशन हो रहा है, इट्स हैपनिंग अप टू 8 टाइम. तो यानी कि इन दोनों की जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें डिफरेंसेस हैं. बिकॉज ऑफ दैट यू कैन फाइंड certain differences in their traits as well. That's the DNA fingerprinting की अगर हम बात करें तो. So अगर आप इनको लैब में एनालाइज करें तो हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, एग्रोज का एग्जाम्पल लेके हमने जब साइटोजेनेटिक्स और बाकी सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो उस टाइम पे हमने देखा था कैसे एग्रोज में आपके जो डीएनए सीक्वेंसेज हैं, they travel the DNA sequences which are like shorter, they travel faster than the one which is having longer one. तो अगर हम A और B के केस में बात करें तो आपके A और B में कौन सा शॉर्टर है? Of course this B. तो यानी कि ये B वाला जो है DNA sequence, it will travel more distance or the faster distance than the person who's having A DNA, right? तो इसी तरह से आप अलग अलग जो आपको क्राइम के टाइम पे कुछ एक सैम्पल्स मिले हुए हैं, आप उनको अलग अलग सस्पेक्ट्स के साथ मैच कर सकते हैं एंड सी कि क्राइम सीन से मिले हुए फिंगरप्रिंटिंग कौन से डीएनए सैम्पल्स के साथ मैच करें. सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ दिस थिंग. आप चाहे तो इसको पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी ओवरऑल एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफकोर्स दिस बीएनटीआर एंड एवरीथिंग आर पार्ट ऑफ इट. और इसके अपने कुछ ट्रेट्स भी होते हैं कि आपके इसमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस कितने से कितने तक हो सकते हैं, उनका लेंथ क्या हो सकता है, एंड सो थिंग्स. बट एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आई डोंट थिंक वो उतने नेसेसरी है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट ऑल दोज डिटेल्स एज वेल, ठीक है, कि इसके क्या डिफरेंसेस होते हैं. Then we have the short term tandem repeats. अब short term tandem repeats भी आपके similar to VNTR ही होते हैं, और नाम से ही पता चल रहा है short, यानी कि आपको इसमें जो sequencings है वो जो आपके VNTR थी उनसे थोड़ी सी छोटी मिलेगी, ठीक है. दैट इज़ वन ऑफ द डिफरेंसेस. और एक और चीज़ जो आई फॉरगॉट टू टेल यू कि आप VNTR को मिनी सैटेलाइट भी कहते हैं, और आपके शॉर्ट टर्म STR शॉर्ट टेंडम रिपीट को आप माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है. ये STR हो गया और ये VNTR हो गया. इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंसेस देखें, सो यू कैन सी कि इनकी जो रिपीटेशन होती है माइक्रो सैटेलाइट्स की, ये 2 से 6 के बीच में होती है, बट इन केस ऑफ VNTR ये 10 to 60 BPs चले जाते हैं. एंड देन अगेन आपके ये ज़्यादातर आपके G और C लोकेशंस पे होते हैं जो भी रिपीटेशंस होते हैं, बट इन केस ऑफ VNTR आपके A और T पे ज़्यादा रिपीटेशंस होता है, और ये मोस्टली आपके क्रोमोसोम्स के एंड में आपको देखने को मिलेगी, और ये लोकेटेड थ्रू आउट द क्रोमोसोम्स होते हैं. तो ये कुछ डिफरेंसेस है STR और VNTR के, वो आप याद रख सकते हैं, और जो एक मेनली आपका पर्पस है उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है. Then the fourth one is insertion and deletion of polymorphism. So this is again one of the type of polymorphism. So इसके अंदर क्या होता है आपके, इसको एंडल भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा. इस commonly abbreviated as ENDEL is a type of genetic variations in which a specific nucleotide sequence is present or absent. तो सिंपली आपका इंसर्शन और डिलीशन, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म और म्यूटेशन के अंदर एक बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, तो इसलिए बहुत सारी जो आपके टिपिकल चीज़ें हैं ना वो सेम ही देखने को मिलेगी. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट. So these are like all about the types of polymorphism. Now let's quickly catch up with the applications of anthropology. DNA polymorphism in anthropology. Then again DNA polymorphism लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा. DNA of course we are talking about genetics only. तो अब जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है आप वो DNA फिंगरप्रिंटिंग और ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, और ये डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन को भी आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है. और आपकी जीन पॉलीमॉर्फिज्म हैज़ ओपन अ न्यू एरिया फॉर अस टू एक्सप्लोर द पैथोजेनेसिस एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज एंड द नेचर ऑफ फेनोटाइपिक डाइवर्सिटी, inferring population histories and affinities, reconstruction mutational pattern and dating occurrence of mutations in populations. So ये आपके कुछ generic applications हैं, और भी आप चाहे तो इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. So I am just giving you an idea out here कि कैसे आप application को और exhaustive way में बना सकते हैं, ठीक है. I could have, but because of like giving you some space, मैंने यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं डाला है. आप एक बार इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं डिटेल में. ऑल्दो ओवरऑल आप तो लिख ही देंगे कि हम म्यूटेशन को स्टडी कर सकते हैं, डिजीज पैटर्न स्टडी कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है. देन आपके पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है, ये हम क्विकली बात कर लेते हैं. सो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है, आपके इनहेरिटेंस में आपके पेरेंट्स दे पास ऑन सम काइंड्स ऑफ ट्रेट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है. और ये जो ट्रेट्स होते हैं ये आपको जीन्स के फॉर्म में मिलते हैं. बट इन केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है,
इज द इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेरिएंट ऑफ द सेम जीन। यानी कि आपके जो जीन्स होते हैं, हम उन्हीं जीन्स के कुछ वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं, राइट। और वो वेरिएंट्स कैसे होते हैं, जैसे हमने मल्टीपल एलील एबीओ वाला एग्जांपल लिखा था, आप उन सारे एग्जांपल्स की मदद से इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन अगेन these question will help you to try and think like what kind of a question can come, because आपको polymorphism के बारे में पता है, आपको inheritance के बारे में पता है, then आपको एक क्विक आइडिया है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब आप आगे इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट यू नीड टू सी, ठीक है। और इफ़ यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि आप इसको किस तरह से ले जाएंगे, मतलब यू कैन टेल मी द स्ट्रक्चर कि आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू इंक्लूड इफ यू आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट हाउ इज पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंस फ्रॉम इनहेरिटेंस। आप स्ट्रक्चर बता दीजिए, कंटेंट की जरूरत नहीं है, आपने क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे, बेसिकली आई वांट टू नो दैट, ठीक है। दिस विल हेल्प एज अ गुड एक्सरसाइज। Here in another value addition, we'll know more about the polymorphic and monomorphic. Although polymorphic और monomorphic का जो concept है, ये हम अभी से शुरू तक I hope ये तो clear तो होगा ही। Poly जब आपके बहुत सारे forms होते हैं, mono when there is single form, right? So आपकी जो population है which is characterized by the individual by the discrete discontinuous genetic trait are called to be polymorphic, and those which lack such individuals are known to be मोनोमॉर्फिक। अब इन पॉलीमॉर्फिक और मोनोमॉर्फिक को यूज करते हुए विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद अ केस स्टडी दैट हाउ जेनेटिक बेसिकली इम्पैक्ट्स द पर्सन्स बॉडी टाइप और वेरियस अदर फीचर्स, ठीक है। सो इसको हम समझते हैं पीटीसी के एग्जाम्पल से। सो पीटीसी बेसिकली जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं दे मस्ट बी लाइक अवेयर ऑफ इट, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ एन टेस्टर जो कि हर इंडिविजुअल को टेस्ट कर नहीं पाता है वो बेसिकली। सो देयर आर सर्टेन टेस्ट रिसेप्टर्स इन योर टंग, and for some individual they may be able to taste it, for some individual they may not be able to taste it, ठीक है। सो जिनके पास ये पीटीटी टेस्टर्स होंगे वो तो डेफिनेटली टेस्ट कर पाएंगे, जिनके पास नहीं होंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो अब सपोज देयर इज अ फादर हु इज हैविंग दिस डबल टी एंड द मदर हु इज हैविंग दिस रिसेसिव टीज, सो व्हेन दे विल पास ऑन सम ट्रेट्स, मान लीजिए ये कुछ उनके चाइल्ड का जीन्स निकल के आया, सो दिस चाइल्ड इज हैविंग वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव वन, ठीक है। So what can happen, the child will be able to taste it, although the child has the taster as well as the non-taster, but even though the capital T is the dominant one, that is where the child will be able to taste the PTC. That means it is being passed on from one generation to the another generation. So that is about PTC. Ab how this PTC is being used to understand like the effect of genetics or the genetic variation in a population. So इस PTC टेस्ट को the genetic polymorphism of PTC is being used to understand the food choices, physical growth and body height and body fat related traits among the adolescent girls of the Kangra village, Himachal Pradesh. And how or what was done? So basically जो आपके PTC tasters थे and non-tasters थे had some differences in their food choices and preferences, ठीक है। And more sensitive PTC tasters had low preference to raw cruciferous vegetable and bitter tasting food like bitter gourd and beverages. So it may happen, आप PTC tasters को लाके देखिएगा, so whether you are able to taste it or not, and I can be very sure to you that अगर आप PTC को टेस्ट कर पा रहे होंगे तो आपको ये करेले और इन जैसी सब्जियां अच्छी नहीं लगती होंगी, ठीक है। एंड वाइल दे हैड हायर प्रेफरेंसेस फॉर द स्वीट टेस्टिंग फूड, ये आप एप्लीकेबल करके देख सकते हैं अपने ऊपर। और जो पीटीसी टेस्टर्स थे दे ओवरलुक देयर पीटीसी नॉन टेस्टर काउंटर पार्ट फ्रॉम द एज 14 through 16 years in having higher mean average skin fold, percentage body fat, body mass index and fat free mass index. So basically this PTC testers were having more weight or body mass index than compared to the non PTC testers, ठीक है। और जो आपके नॉन पीटीसी टेस्टर्स थे दे हैड हायर मीन स्टैचर देन द टेस्टर्स थ्रू ऑल एज ग्रुप्स, and PTC tester has slightly higher mean body weight than the testers at age 11, but in the later years the advantage was lost, the total gain among the non-tester through the adolescence was higher than the testers. So basically it might sound very confusing, tester, non-testers and all those things. So बेसिकली ओवरऑल आपको इस केस स्टडी के अंदर यही समझना है कि जो पीटीसी टेस्टर्स थे और नॉन टेस्टर्स थे उनके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स में
दैट यू मे कॉल द जेनेटिक वेरिएशंस, उनके केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिला था. मे इट बी देयर फूड चॉइसेस, मे इट बी देयर बॉडी मास इंडेक्स, मे बी देयर हाइट, और इन सारी चीज़ों में. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन कंक्लूड ऑफ दिस. तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, दैट द रिजल्ट डज टेंटेटिवली सजेस्ट दैट द पीटीसी नॉन टेस्टर जीन में बी help in better absorption of calcium than the counter taster allele. Why? Because as you may see कि उनकी height भी ज़्यादा अच्छी थी और उनकी growth भी ज़्यादा अच्छी हो रही थी. So that is why this can be concluded. और studies on differences in the calcium metabolism between the PTC tasters and the non-tasters are needed to confirm this indication across culture. Because ये वाले आपने देखे केस आपके इंडिया में ही स्टडी किए गए थे. It may not be applicable for the entire thing, बट या यू कैन यूज इट एज एन एग्जाम्पल जब आपको जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में कुछ बताना हो तो. ठीक है, इतना डिटेल में भी ना जाए, इन शॉर्ट लाइक 2-3 लाइन्स का भी आप इसको बना के एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. देन हम कुछ और इंटरलिंकेजेस की बात करते हैं. सो देर इज फार्माकोजेनोमिक्स. फार्माकोजेनोमिक्स बेसिकली इज नथिंग व्हेन यू स्टडी द रोल ऑफ जीनोम्स in the pharmaceutical industries, or basically you can say the pharma things. ठीक है, उसको आप फार्माकोजेनोमिक्स कहते हैं. सो फार्माकोजेनोमिक्स के लिए यू विल फाइंड द यूजेज ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स. आई नीड नॉट टू टेल यू, हमने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं ऑलरेडी हम आपके मेंडेलियन वाले लेक्चर में. देन पॉपुलेशन जेनेटिक्स का भी इसमें एक अच्छा खासा रोल होता है. देन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का भी रोल होता है. हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू आउट हियर इज लाइक थ्रू दिस इंटरलिंकेजेस यू कैन प्रेजेंट वेरियस थिंग्स. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 9.1 पढ़ रहे हैं तो यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट लाइक 9.3. Of course, once you complete the syllabus, you will able to understand like how and why you should try and interlinkage these things. तो basically concept part से अभी इसका कोई relation नहीं है. I'm just trying to show an example कि आप इस तरीके से चीज़ों को linkage करके दिखा सकते हैं. ठीक है, that is one of the thing. दूसरी चीज़ आपकी जो genetic polymorphism है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का रोल आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली कि आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका काफ़ी एक यूटिलाइजेशन होता है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का. अब ये कैसे आप कर सकते हो? सो देयर आर 2 थिंग्स. वन इज द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड अनदर वन इज फार्माकोडायनेमिक. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप इन शॉर्ट समझ लीजिए. जब आप फार्माकोडायनेमिक की बात करते हैं तो किस तरह से आपका जो आपने दवाई ली है, what the drug does to the body, that comes under the dynamic वाला part, and what the body does to the drug, that comes under the kinetic. यानी कि बॉडी आपके ड्रग को लेती है, आप दवाई लेते हो and it get absorbed somewhere in your liver, then ultimately जो एक्सक्रीशन हो जाता है that is called the फार्माकोकाइनेटिक. और जो आपका डायनेमिक है कि बॉडी किस तरह से उस पर्टिकुलर डिजीज़ के हेल्प से एक सर्टन डिजीज़ से लड़ती है या किस तरह से पूरा आपके इम्यून सिस्टम वर्क करता है, दैट कम्स अंडर दिस पार्ट. ठीक है, तो आपकी जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है ये इन दोनों को स्टडी करने में भी काफ़ी हेल्प करता है. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. देन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म और सिलेक्शन. अब हम मेन इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं. अभी तक हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया अबाउट द जेनेटिक एंड जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, उनके टाइप्स एंड ऑल दोज थिंग्स. नाउ कमिंग टू जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन. सो बेसिकली जब नेचुरल सिलेक्शन की आप बात करते हैं, इट्स डिफाइंड एज अ प्रोसेस और अ फोर्स that allow for an organism better adapted to their environment for better survival and produce more offspring. And this theory of natural selection was founded by Charles Darwin. हम पहले ही natural selection के बारे में, synthetic theory के बारे में जब हमने पढ़ा था उस टाइम पे भी हमने discussion किया था. तो this is the same thing. And the process of natural selection is important and is a driving force for the evolution. And for an organism to evolve, there need to be differences in traits between the organism that provide certain advantage or disadvantage. And it is these traits that natural selection act upon. Remember हमने एक जिराफ का example लेके भी समझा था. और for those of you who have not watched that lecture, I'm telling for that कि जिराफ के केस में ये माना गया था कि okay, जिराफ who's having a longer neck were better able to survive because they could reach out to the taller trees. क्योंकि एक ही टाइप के पॉपुलेशन, जब जिराफ की बहुत सारी पॉपुलेशन होगी एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू लुक फॉर ग्रासेस, तो एक टाइम पे ग्रासेस खत्म हो जाएंगी. लेकिन उन्हीं में से अगर कोई ऐसे जिराफ्स होंगे दोज हु आर हैविंग द लॉन्गर नेक, दे विल हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल बिकॉज वो ट्रीज के जो पत्ते हैं वो उसको भी खा पाएंगे. ठीक है, एंड दैट इज हाउ द वन हु इज नॉट बीइंग एबल टू कैच अप विद दोज ट्री लीव्स, दे विल इवेंचुअली डाई. और वही आपके नेचुरल सिलेक्शन में बताया गया था. तो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट.
आपको पहले से ये चीज़ें पता ही है। और किस किस टाइप के सिलेक्शंस होते हैं, अब ये जितने टाइप के सिलेक्शन होते हैं ये हमने पहले नहीं देखा है, तो ये एक बार हम टाइप ऑफ सिलेक्शंस देख लेते हैं। ये एज एन इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के भी आपके सामने आ सकता है कि आप नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताएं और उनके डिफरेंट टाइप्स को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है? द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो सपोज देयर इज अ लॉन्ग ट्री, ठीक है, and there are shorter plants. So these are like shorter plants, and there are like some plants who lies in between these plants. I know they didn't look like plant, but anyways, so अब ये जो लंबे वाले पेड़ है और जो like the trees, the longer trees, they are like at a more risk of getting blown away if they're like windy weather, right? And the one who are shorter, they are at a risk of receiving less sunlight because वो छोटे हैं, उन तक sunlight पहुंचने में दिक्कत हो रही है if they are like very tall trees or middle trees in and around. But who will be get benefited out of it? The middle one, right? Similarly, like you can take example of your siblings. If you have 3 siblings, या आपने सुना होगा, तो it happens somewhat like that only, ठीक है। Like the one at the both extreme end, कोई ना कोई मोस्ट फेवर्ड हो जाता है, लेकिन जो बीच वाले होते हैं उनको मोस्टली मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिलता है, एंड दैट इज वॉट बीइंग हैपनिंग आउट हियर विद दिस मिडिल वन ऑल्सो। सो ये जो मिड लेवल वाले प्लांट है, इनको ठीक ठाक सनलाइट भी मिल जाती है और हवा से उड़ने का खतरा भी नहीं रहता। तो दैट इज कॉल्ड दी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, यानी कि धीरे धीरे द वन लाइंग इन दिस पार्ट विल बी इवेंचुअली एबल टू डोमिनेट दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन उनका होता रहता है और धीरे धीरे वो बढ़ते रहते हैं। देन अनदर वन इज द डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब डायरेक्शनल सिलेक्शन को भी एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। ये जिराफ वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द डायरेक्शनल सिलेक्शन, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि द शॉर्टर नेक एंड द लॉन्गर नेक। तो आपका जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किधर जा रहा है, मोस्टली टिल्ट किधर है उसका, इज टूवर्ड्स द लॉन्गर नेक, ठीक है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। देन डिसरप्टिव सिलेक्शन। अब ये डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या है? तो डिसरप्टिव सिलेक्शन के अंदर बेसिकली आपका, अगेन इसको भी हम एग्जाम्पल्स ही समझेंगे। तो सपोज देयर आर लाइक 2 bunnies, or sorry 3 bunnies, one is white bunny, one is black bunny and one is mix of both। अगेन ये बीच वाले, ठीक है, वाइट और ब्लैक के दोनों मिक्सचर आपके ग्रे बनीज हो जाएंगे। सो इन ग्रेज बनी के केस में अब क्या हो रहा है, ये जिस जगह पे होते हैं, लाइक अभी तो हमने ट्री का एग्जांपल देखा था जहाँ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो रहा था, बट इस केस में इफ दे आर लिविंग इन एन एरिया दैट हैज रॉक्स ऑफ ईदर वाइट कलर और ब्लैक कलर, एंड सपोज देयर आर प्रेडेटर्स इन एंड अराउंड, क्योंकि ये बनीज है, ऑफ कोर्स दे आर एट अ रिस्क ऑफ बीइंग अ प्रेडेटर ऑफ अदर एनिमल्स, फूड चेन में ये तो खतरा है इनको। सो व्हाट विल हैपन, जो वाइट और ब्लैक बनीज है, दे कैन कॉमफ्लैज इन दीज वाइट और ब्लैक रॉक्स, बट जो ये आपके ग्रे वाले हैं बेचारे गे फंस जाएंगे, because they may not be able to camouflage in these rocks and they will be at a greater risk of being the predator or being the food for the predator, right? So in that case what will happen कि आपके ये दोनों तो बचे रह जाएंगे और ये जो बीच वाला पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अब इन तीनों को हम अगर समराइज करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में आपका क्या हो रहा है, जो मिड वाले हैं दे आर बीइंग एबल टू सर्वाइव, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका कुछ ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। डायरेक्शन में क्या है, आपके एक साइड वाला बल्ज आउट हो रहा है। देन आपके डिसरप्टिव में क्या है, आपके जो एक्सट्रीम एंड्स वाले हैं उनको फायदा पहुंच रहा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। सेक्शन विल स्टडी द इंटरलिंकेज इन बिटवीन द जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन। So basically when we talk about the DNA is like हमारे 99% of the DNA of the human being are same and this is the 1% which makes the difference, right? ये 1% ही है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। और नेचुरल सिलेक्शन की जब आप बात करें तो उसके अंदर ये भी कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से और अलग अलग कंडीशंस में जूझते हुए like the person who is able to survive particular, basically the not the person, the traits that is able to survive is being carried forward, right? लेकिन जब ये सारे आपके सीक्वेंसेस में चीज़ें होती हैं, it doesn't happen like in one go, it takes time, right? अगर हम आपके जिराफ का भी एग्जांपल ले तो सपोज एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, like there was a situation when all the giraffe were having
शॉर्टर नेक्स ओनली, आपके पास शॉर्ट नेक वाले जिराफ्स हैं, ठीक है। बट हुआ क्या कि इन्होंने घास खाना शुरू किया और धीरे धीरे सारी घास खत्म हो गई, राइट। सो what some of them will try to do is they'll try and reach out to the trees, और धीरे धीरे इसी कोशिश में जो इनकी हाइट थी, मतलब सॉरी इनके गर्दन की जो लेंथ थी वो बढ़ती गई, एंड वी गॉट दी लॉन्गर नेक्स जिराफ्स। सो ये जो आप पूरा का पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, इट वुड हैव टेकन टाइम, और ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की जो आप बात करते हैं, तो अलग अलग चेंजेस आए होंगे एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। इट मे नॉट हैव हैपेंड लाइक इन अ सिंगल डे, राइट। सो दिस इज अ प्रोसेस इन इटसेल्फ। सो दिस इज व्हाट यू कैन से कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। एंड आपके बहुत सारे ऐसे सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि जो पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टर्स होते हैं दे आर मोर और लेस परमानेंटली पॉलीमॉर्फिक, क्योंकि ये वाले में आप देखिए यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, पॉपुलेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करें, यू विल सी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम द साइज ऑफ द नेक आर डिफरेंट, बट देयर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पॉपुलेशन विच आर मोर और लेस पॉलीमॉर्फिक ऑलवेज, ठीक है। जैसे ऑलवेज या परमानेंटली आप जो भी बोल सकते हैं, जैसे सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म की आप एग्जांपल ले तो लाइक जनरली स्पीकिंग देयर आर लाइक मेल एंड देयर आर फीमेल, लेकिन जो आपके कुछ सर्टेन पॉपुलेशन होती है जो इससे डेविएटेड होती है, दे आर नॉट बीइंग एबल टू सर्वाइव और अल्टीमेटली दे गेट रिमूव फ्रॉम द पॉपुलेशन, राइट। तो यहाँ पे भी आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए भी आप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को बता सकते हैं। एंड दिस पॉलीमॉर्फिज्म मे बी इन द ट्रांजिटरी फेज इन द सेंस दैट द सर्टेन पॉपुलेशन with shifting environment shift their population for some character in the direction of environmental changes. At a time when one form has not replaced the other completely, polymorphic population may exist, but gradually over time this transient polymorphism may be replaced by monomorphism by directional natural selection. अगेन वही जिराफ वाला ही एग्जाम्पल इसके अंदर आप ले सकते हैं। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि एक ट्रांजिटरी फेज होता है और इस ट्रांजिटरी फेज के अंदर ही मे बी देयर काइंड ऑफ एन लाइक मैनी पॉलीमॉर्फिक वेरिएशंस, बट एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा व्हेन इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय द मोनोमॉर्फिज्म थ्रू व्हाट, थ्रू द डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि हमने डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा था जिराफ वाला एग्जाम्पल। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट ओनली, ठीक है। और कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ एन वेरी थियोरेटिकल टॉपिक। सो आप कुछ एग्जाम्पल्स दे के इसको प्रूव कर सकते हैं, दैट वुड बी वेल एंड गुड, ठीक है। सो अब ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म चूंकि हमने देख लिया तो हम इसके बारे में भी एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं कि ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। सो इन दिस केस एन एडवांटेजियस म्यूटेशन दैट ग्रेजुअली फिक्सेस इटसेल्फ बाय एलिमिनेटिंग द अल्टरनेटिव एलील व्हिच कैन लीड टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 अचीव हो जाती है तो क्या होता है, it can exist in the population, right? मतलब it can become a kind of a normal trait, normal in not terms of कि वो अच्छा है या बुरा है, गुड और बैड के टर्म्स में नहीं, नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ कि वो आपको और भी जगहों में देखने को मिल सकता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके इंसेक्टिसाइड का रेजिस्टेंस जीन इन मॉस्क्यूटोज। आप देखेंगे जो मॉस्क्यूटोज होते हैं उनको मारने के लिए आप उनको किसी भी चीज़ से नहीं मार सकते, और एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आता है व्हेन दे बिकम वेरी रेजिस्टेंट टू द इंसेक्टिसाइड, वो मरते ही नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा तब होता है कि जब आपकी जो एडवांटेजियस म्यूटेशन हो जाता है। एडवांटेजियस म्यूटेशन किसके टर्म्स में हम बात करें कि मॉस्क्यूटो में किसी टाइप का ऐसा म्यूटेशन हुआ हो दैट टर्न टू बी एडवांटेजियस फॉर द मॉस्क्यूटो, जिसके वजह से उस पर ये इंसेक्टिसाइड का कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है। Got my point? So this is one of the example of transient polymorphism. Then आपका दूसरा क्या हो सकता है, antibiotic resistance in bacteria and anti-malarial drug resistance in Malarian parasites also. Same thing जो mosquito में आप अप्लाई करते हैं, बैक्टीरिया में भी कुछ इस टाइप का म्यूटेशन हो जाता है आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट इट बिकम्स रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, वो आपका जो एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस है दैट विल रिमेन टू बी एग्जिस्ट देयर, और रिमेन टू बी एग्जिस्ट होगा तो अगर वो मान लीजिए आप ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो उस केस में इट इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग बट गुड फॉर द बैक्टीरिया। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म। And this is also the case of the 3 alleles that regulate the expression of lactase, an enzyme that allow human to digest milk sugar not only in the newborn state as in mammal but also in the adults.
and these mutations have become beneficial in livestock population, while our hunter-gatherer ancestors only had the opportunity to digest food sugar as adults. So basically ये LCT enzymes की बात कर रहे हैं. तो एक और example आप transient polymorphism के case में लिख सकते हैं. But this transient polymorphism may not be like very important for the examination perspective, because again ये syllabus के अंदर directly mention नहीं है, but you need to know about such things. ठीक है. नाउ मेंडेलियन पॉपुलेशन की हम बात कर लेते हैं. दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक. सो मेंडेलियन पॉपुलेशन सिंपल अगर आप इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ कॉमन जीन पूल. अब आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए. सो सपोज लाइक देयर आर वेरियस माइसेस, ठीक है, ये एडल्ट माइसेस है, एंड देन दे रिप्रोड्यूस. और ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? देयर विल बी अ गैमेट, देयर विल बी जाइगोट, देयर विल बी फ्यूजन, एंड देयर विल बी द अनदर पॉपुलेशन. तो अब इनका जीन पूल क्या होगा? सेम होगा, राइट? बिकॉज दिस इज द सेम पॉपुलेशन और इसी पॉपुलेशन ने रिप्रोड्यूस किया है, एंड दैट इज हाउ दे गॉट द सेम थिंग. और इसको आप मेंडल के एक्सपेरिमेंट वाले एग्जाम्पल के पी से भी समझ सकते हैं. दे वर ऑल्सो शेयरिंग द सेम जीन पूल, राइट? So that is why with this similarity and to honor the Mendel's work, this particular concept is known as Mendelian population. Mendelian population क्या है? जब एक interbreeding group एक common gene pool share करता है. So from this slide we need to take away two important things. First thing is कि आपकी ये जो Mendelian population की हम बात करते हैं तो they can have at a place that is isolated. बिकॉज उसी केस में तो आप जीन पूल मेंटेन कर पाएंगे. देयर कैन बी इंडोगमस मेटिंग ओनली, क्योंकि शादियाँ ही उनके बीच में होगी, एंड देयर इज लाइक नो आउटसाइड कनेक्शन इन दैट केस. ठीक है. एंड नो आउटसाइड कनेक्शन का यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो और इंटरमिक्स नहीं हो रहा है दूसरे लोगों से, बट द मैरिजेज और द मेटिंग और द रिप्रोडक्शन इज बीइंग हैपनिंग इन बिटवीन द इंडोगमस ग्रुप ओनली. ठीक है. और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, दैट इज व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द मेंडेलियन पॉपुलेशन. सो इक्विलिब्रियम ऑफ मेंडेलियन पॉपुलेशन को तब मान सकते हैं जब वो पॉपुलेशन चेंज नहीं होती है बाय एनी नेचुरल सिलेक्शन, नॉर बाय म्यूटेशन, नॉर बाय माइग्रेशन, and if the population size is large and if the individuals are not mating if with a random choice of partner, then the Mendelian population is said to be at equilibrium. Now we need to know about the gene frequency. अब ये gene frequency क्या होती है and how do we calculate it? Then we'll see what are genotype frequency and the difference in between these two. की gene frequency or sometimes also referred to as allele frequency. Gene frequency या allele frequency, ठीक है, and the genotype frequency. And why you need to know these two things along with the Mendelian population? Because जब आप Hardy-Weinberg law को पढ़ेंगे आगे, then the equation and the entire law you will be able to understand if you have all these concepts like gene frequency or genotype सारी चीज़ें clear. ठीक है. So this is like the theoretical part of it, but first let's try and understand with an example. ठीक है, क्योंकि example से चीज़ें आपको ज़्यादा easily समझ में आएंगी. Here I have included an example of Mirabilis jalba, जो कि आप इस flower को देखते हैं, इनको कह सकते हैं, but हम थोड़ा इससे भी एक easy example को लेने की कोशिश करते हैं. So suppose there is a population of 2 people. ठीक है, 2 लोग हैं और इन 2 लोगों की पॉपुलेशन है. लेट्स अज्यूम, ऑल्दो इट मे नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, हम एडम एंड ईव के ज़माने में नहीं रह रहे हैं, बट इन केस देयर इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 2 पीपल ओनली एंड देयर इज़ ब्राउन आई, ठीक है, जो कि आपका डोमिनेंट है, एंड देयर इज़ ब्लू आई विच इज़ द रेसेसिव वन. अब डोमिनेंट है तो आप इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड रेसेसिव है हम इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? तो सपोज अगेन ये हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं. सपोज दिस पर्सन इज हैविंग दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस पर्सन इज हैविंग दिस कॉम्बिनेशन. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द आई? दिस पर्सन विल हैव ब्राउन आई एंड दिस पर्सन विल हैव ब्लू आई, राइट? ये हमें डोमिनेंट, रेसेसिव और इन सब का कंसेप्ट तो क्लियर है, तो देयर इज नथिंग न्यू इन इट. बट नाउ अब आपको एलील या जीन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. सो हम एलील और जीन किसको कहते हैं? वी बेसिकली नो दीज एज अ ट्रेट्स इन सिंपल लैंग्वेज. तो ट्रेट्स क्या है? ट्रेट है ब्राउन और ट्रेट है ब्लू, राइट? दीज आर ओनली एलील्स. सो अगर आपको इस कैपिटल बी यानी कि ब्राउन एलील की फ्रीक्वेंसी जाननी हो तो हाउ विल यू गेट इट? सो द फॉर्मूला और यू कैन से द वे यू कैलकुलेट इज
कि आप जितने भी अलील्स हैं, अब यहाँ पे कितने टाइप के अलील्स हैं इन दो पॉपुलेशन के अंदर, यू विल से दो, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रेट्स आपको दिख रहे हैं. बट हियर यू नीड टू सी मच डीपर कि आपके इन पॉपुलेशंस के अंदर कितने अलील्स हैं. 1, 2, 3 एंड 4, देयर आर 4 सेट्स ऑफ अलील. तो जितने भी आपके टोटल सेट्स ऑफ अलील्स है और उन जो आपके जिस भी अलील को आपको फाइंड आउट करना है उसके नंबर को आप टोटल नंबर ऑफ अलील से डिवाइड करेंगे. सो दिस केस व्हाट यू विल गेट 0.25, जिसको आप 25% भी लिख सकते हैं. ठीक है. देन परसेंटेज टर्म में अगर आपको लिखना तो आप 25% लिख सकते हैं. देन इफ यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉलर बी, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यू कैन सी 1, 2, 3, 4, हम पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई वी आर काउंटिंग ऑल दीज. ठीक है. इस केस में आपका 3/4 होगा, दैट इज 0.75. ठीक है. अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में लिखना चाहे तो 0.75, तो टोटल आपका ये 100 बन रहा है. और अगर आप 0.25 को 0.75 से करते हैं तो दैट विल कम एज 1. और जब आप आगे चल के हार्डी-वेनबर्ग लॉ को पढ़ेंगे तो यू विल सी P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1. इसका जवाब आपको यही मिल गया है. अब आप इसमें P क्या रिप्रेजेंट करते हैं, P इज रिप्रेजेंटिंग दिस. दिस इज व्हाट, दिस इज द डोमिनेंट अलील, और Q इज रिप्रेजेंटिंग द रेसेसिव अलील. ठीक है. तो हार्डी-वेनबर्ग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो आपका पहला इक्वेशन है दैट इज दिस वन, एंड दिस इज व्हाट वी प्रूव्ड आउट हियर. यानी कि अगर आपको जीन फ्रीक्वेंसी किसी की फाइंड आउट करनी हो तो आप इस एग्जाम्पल में जैसे हमने किया वैसे कोई भी जीन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट्स टेक अप द एग्जाम्पल दैट आई हैव इंक्लूडेड. तो सपोज देयर इज अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 इंडिविजुअल्स was drawn from a random mating population of Mirabilis jalpa. यानी कि Mirabilis jalpa के आपके कोई 100 इंडिविजुअल्स आपने लिए रैंडमली. तो रैंडमली लिए हैं तो हम देख लेते हैं कौन कौन से रैंडम चॉइसेस हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आपके कुछ 30 प्लांट्स थे जो कि रेड थे, 40 थे जो कि पिंक थे, एंड 30 प्लांट्स थे जो कि वाइट थे. that you can definitely differentiate by looking at the phenotypes, right? So अब इसके अंदर आपको एलील फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी हो, देखिए कहीं कहीं पे अलील भी मेंशन है, कहीं पे जीन भी मेंशन है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों हम सेम चीज़ की बात करें. अगर आपको अलील फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, सो आप अलील फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो लाइक फ्यू डिटेल्स क्या है. हमने जब ये जाना था इन फ्लावर्स के बारे में तो हमने ये चीज़ देखी थी कि आपकी जो रेड कलर होती है इसमें जनरली दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी द डोमिनेंट वन. ठीक है. अगर यहाँ पे आप ये वाला देखिए RR है और जो आपका ये स्मॉलर R है दैट रिप्रेजेंट द रेसेसिव वन. ठीक है. ये तो इतना हमें पता है. तो अब आप यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए कि रेड कलर आपका जो है वो डोमिनेंट अलील है और जो वाइट कलर है वो रेसेसिव अलील है, और जो आपका पिंक कलर निकल के आया है दैट इज़ ऑफकोर्स द मिक्सचर ऑफ दीज टू. सो मिक्सचर ऑफ दीज टू है यानी कि ये होगा, तो ये दोनों तो होमोजाइगस है, दिस इज हैज़ टू बी द हेटेरोजाइगस वन. ठीक है. तो यानी कि अगर आपका रेड कलर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ कैपिटल R, आप अपना वाइट कलर जो है उसको आप इस तरह से बता रहे हैं, एंड द पिंक कलर इज लाइक दिस. सो नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट द अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ मे बी से लाइक कैपिटल R, तो अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल R अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करेंगे, लाइक द वे वी डिड कि टोटल नंबर ऑफ एलील्स आप काउंट करेंगे. तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलील आउट हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट. And what is the number of capital R? So it is 3. So it comes out to be 1/2, that is 0.5. अब यहाँ पे भी जो कैलकुलेशन है वैसे ही किया गया, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5. अगर आपको स्मॉलर R की एलील फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो देन टोटल नंबर इज 6. व्हाट इज द नंबर ऑफ स्मॉलर R? इट्स 3. अगेन 1/2, इट कम्स आउट टू बी 0.5. अब आप देख लीजिए कैपिटल R को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते थे, P से, और स्मॉलर R को Q से. P प्लस Q इज व्हाट, 1, एंड हियर 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1. तो अलील फ्रीक्वेंसी आपकी निकल गई. सो दिस इज अबाउट द अलील फ्रीक्वेंसी. ठीक है. नाउ अब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या है. सो जीनोटाइप हमें सबको पता है कि आपके ये जो RR ये सारे हैं, दीज आर द जेनोटाइप्स, राइट. तो अब आपको इनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो दैट्स लाइक फेयरली सिंपल. आपके जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है आप उसको टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट इट.
जैसे कि हमने ये फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था ऑफ दिस ब्राउन एंड ब्लू आई। अब यहाँ के केस में भी अगर आपको जीनोटाइप फाइंड करना होता तो व्हाट यू वुड हैव डन जीनोटाइप फाइंड करने के लिए कि आपके कितने नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल्स थे। टोटल इंडिविजुअल्स यहाँ पे 2 थे और आपने फाइंड आउट क्या करना है, अगर आपको फाइंड आउट करना है ब्राउन का जीनोटाइप कितना है तो ब्राउन आपके कितने नज़र आ रहे हैं 1, सो दैट मीन्स अगेन इट्स 0.5। तो सिमिलरली उसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जितने भी आपके फ्रीक्वेंसी है इंडिविजुअल के मतलब सॉरी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जितने आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल है बाय द टोटल नंबर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। नाउ एक और छोटा सा कंसेप्ट है दैट इज द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो इट्स बेसिकली नथिंग बट द स्टडी of frequency of genes and genotype in a Mendelian population is known as population genetics। और it has been recognized कि जितने भी आपके inheritance होते हैं of an individual genes may be governed by the Mendelian principle and the frequency of individual carrying these genes may depend upon several factors। वो आपके factors frequency of particular gene हो सकते हैं, size of population हो सकती है and other factors like environment भी हो सकते हैं। So sometimes this population genetics also termed as where you can see the evolution meeting the genetics, or not in literal sense but when Darwin coming together with the Mendel, because आपको पता है कि Darwin was mostly related with the evolution and here we have the Mendel who has done a lot of work with the genetics, the application part। So see till now हमने Mendelian population जान लिया what it is, हमने population genetics की definition देख ली, we know what is gene frequency, genotype frequency, gene frequency और allele frequency both the same thing। So हमने ये सारी चीज़ों को तो जान लिया, but how do you kind of apply this in the normal life situation, because until unless you don't understand that हमने अब तक जो भी पढ़ा that doesn't make sense, right? So let's take up an quick question। बट हाँ आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए यूपीएससी आपको क्वेश्चन देगी, यू कैन मे डेफिनेटली कोट इट एज एन एग्जाम्पल बट हियर आई एम ट्राइंग टू शो यू इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ओनली, ठीक है। सो सपोज देयर इज अ सर्टेन बर्ड स्पीसीज और इस बर्ड स्पीसीज के आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनके येलो बीक्स हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऑरेंज बीक्स हैं, और ये बताया गया आपके जो येलो बीक्स है दे आर द डोमिनेंट वन और जो ऑरेंज बीक्स है दे आर द रेसेसिव वन। Similarly, जो दूसरा characteristics है that relates to the feathers. So some birds have blue feathers, which is dominant, and some bird have black feather, which is recessive. ठीक है? So this is the information given to you. Now the second part of the question is saying the 2 heterozygous birds are crossed, and what fraction of the offspring would be expected to have yellow beaks and blue feathers। यानी कि आपको find out करना क्या है कि कितनों के yellow beaks और blue feathers है, यानी कि हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर यहाँ बात कर रहे हैं। सो इफ यू कैन मे रिकॉल जो आपके डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किए गए थे बाय मेंडल इन द पी प्लांट एक्सपेरिमेंट, दे वर मोस्टली दिस ओनली, राइट। उसमें भी हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करी थी, वन वॉज द हाइट एंड अनदर वन वॉज द कलर ऑफ द फ्लावर्स। सो सिमिलरली आपको यहाँ उन्हीं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के चलना है। नाउ विल सी हाउ यू कैन अप्लाई दिस। तो सी हम जो आपके अलग अलग बी कलर्स हैं उनको ए को डिनोट करेगा येलो, यानी कि चूंकि येलो इज द डोमिनेंट वन सो येलो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, और आपका जो ऑरेंज है विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉलर ए, ठीक है। सिमिलरली जो आपका ब्लू फेदर है उसे बोला गया है कि ब्लू इज द डोमिनेंट वन, सो आप फेदर को बी से ही डिनोट कर लेते हैं हम। तो फेदर के केस में आपका क्या हो जाएगा, ब्लू वाला जो फेदर है दैट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल बी बिकॉज दिस इज डोमिनेंट, and the black one will be denoted by smaller b because that's recessive. So this is what is being mentioned out here, and the problem state that the both bird are heterozygous for each trait, that implies our crossbreed is between 2 bird with the genotype this, क्योंकि आपको heterozygous बोला गया है दोनों ही traits के लिए, so that means कुछ इस तरीके का आपका bird का species बनेगा, ठीक है। और आपको क्या कराना है, इन्हीं टाइप के स्पीसीज को क्रॉस ब्रीड कराना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप देखिए आपके पास जितने भी गैमेट्स है वो किस किस टाइप के गैमेट्स आएंगे। आपके ए बी हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, ए एंड स्मॉलर बी हो सकते हैं, स्मॉलर ए एंड कैपिटल बी हो सकते हैं, एंड स्मॉलर बी एंड स्मॉलर बी हो सकती हैं। अब हम इन सब का पुनेट स्क्वायर में इनको प्लॉट करके देखते हैं। Let's see what we get, ठीक है। So if you draw the Punnett square,
हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं, सो विल ड्रॉ इन द सेम वे 4 कॉम्बिनेशंस. सो आपका पहला गैमेट क्या हो सकता है, ए बी. दूसरा गैमेट क्या हो सकता है, ए को हम रहने देते हैं, बी को स्मॉल कर देते हैं. तीसरा गैमेट हो सकता है ए को स्मॉल ले लिया, बी कैपिटल ले लिया. देन फोर्थ पॉसिबिलिटी इज ए स्मॉल एंड बी स्मॉल. सिमिलरली आप इसी को यहाँ पे भी प्लॉट कर लेंगे, राइट. सो दिस शुड बी वेरी इजी एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे बार पेनिट स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है. दिस वुड बी ए एंड दिस वुड बी ए एंड बी बी. दिस वुड बी ए एंड this would be cap double A and this would be BB. I know I should have made this in advance ताकि हमें अभी यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता, but anyways bear with me. तो आप इस तरीके से इनको प्लॉट कर सकते हैं, A and BB, and here again you have this, then here you have this combination, here you have this combination, here you have this combination, and again here you have this combination. So basically ये लिखने का पर्पस ये था, so that you don't get confused why it is being written out here. So if you count the various possibilities of the offspring, आपको दिखेगा कि कैपिटल ए कैपिटल बी इज जस्ट वन. सी, आपको और कहीं भी कैपिटल ए कैपिटल बी देखने को नहीं मिलेगा. देन आपको एक कैपिटल ए, एक स्मॉलर ए एंड 2 कैपिटल बी 3 बार देखने को मिलेगा. सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड इट आउट. वैसे मैं एक बार एक सारे फाइंड नहीं करूँगी, बट आपको मिल जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ वन सच कॉम्बिनेशन, एंड दूसरे कॉम्बिनेशन आपको कहाँ मिलेंगे. दिस इज़ लाइक क्वाइट टीडियस. दूसरा कॉम्बिनेशन ये रहा, ठीक है, ऑफ दिस ए एंड स्मॉलर बी. एंड वेयर इज़ द थर्ड कॉम्बिनेशन, ए एंड स्मॉलर बी. हियर इट इज़, ठीक है. तो सिमिलरली अब मैं ये 8 वाला काउंट नहीं करने जा रही, यू कैन फाइंड इट आउट. आपको सिमिलरली इसी रेंज में ये सारे मिलेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है. जैसे एट द एंड यू कैन सी ए बी बी आपको एक ही मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा. सो देयर आर टोटल 16 ऑफस्प्रिंग and 12 of them carry the dominant allele A, giving them the yellow beaks phenotype. तो आपके आंसर में आपको क्या फाइंड आउट करना है, येलो बीक एंड ब्लू फेदर, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए. तो सबसे पहले हमने येलो बीक तो फाइंड आउट कर लिए. तो आपके येलो बीक किसके पास होंगे, जिनके पास भी डोमिनेंट ए होगा. सो डोमिनेंट ए आप काउंट जब करेंगे तो यू विल फाइंड कि टोटल जो 16 ऑफस्प्रिंग्स है इसमें से 12 हैव दीज डोमिनेंट एलीड, ठीक है. और येलो बीक्स तो आपके फाइंड आउट हो गए, इतने फेनोटाइप्स में है. एंड फाइनली ऑफ दीज 12 बीक्स 9 कैरी द डोमिनेंट बी एलील फॉर द ब्लू फेदर. आपको दूसरा क्या फाइंड आउट करना था, ब्लू फेदर. तो आपने येलो बीक तो फाइंड आउट कर लिए 12. अब इन 12 में से आप ये देखिए कि किनके पास ब्लू फेदर वाला डोमिनेंट कैपिटल बी है, ठीक है. तो आप जब इसको फाइंड आउट करके देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट आउट ऑफ दीज 12 9 कैरी द डोमिनेंट बी एलील फॉर द ब्लू फेदर्स. यानी कि सबसे पहले तो आपको येलो वाला फाइंड आउट कर देना है और येलो वाले में से आपको ब्लू फेदर वाले निकालने हैं. तो इस तरह से यू विल फाइंड कि 9 कैरी द डोमिनेंट बी एलील फॉर द ब्लू फेदर्स. सो येलो बीक्स एंड ब्लू फेदर्स वाले आपके कितने हो गए, एक ये वाला कॉम्बिनेशन, इनके पास येलो बीक एंड ब्लू फेदर्स है. और आपके जो 8 ए एंड कैपिटल बी और स्मॉलर बी थे इनके पास, ठीक है. तो these have yellow beaks and blue feathers, and this gives a total of 9 out of the 16 offspring that will express both the yellow beak and blue feather phenotype. And if you remember this 9:3:1 का जो रेशियो था, this also satisfy out here, क्योंकि हमने उसमें भी देखा था जो ये पहला वाला था इसमें आपके दोनों ही डोमिनेंट थे, राइट. आपके जो हाइट थी वो भी डोमिनेंट थी और जो कलर ऑफ फ्लावर था वो भी डोमिनेंट था. देन दूसरे वाले में हमने किया था ना कि ये कुछ ऐसे थे, जो कुछ प्लांट्स ऐसे थे, दोज वर टॉलर एज वेल एंड हैविंग द मैजेंटा फ्लावर्स. देन देयर वर सम प्लांट्स व्हिच वर हैविंग टॉलर बट हैविंग वाइट फ्लावर्स. देयर वर सम प्लांट व्हिच वर शॉर्टर हैविंग वाइट फ्लावर्स, and there were some plants having shorter and
मेजेंटा प्लांट्स। तो इस टाइप के हमने कॉम्बिनेशंस देखे थे, वही सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे भी है जो आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ लाइक यू ट्राई एंड यूज द मेंडेलियन पॉपुलेशन इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। सो आई होप ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है। ये एग्जाम्पल में कुछ डिफरेंट नहीं है, इट्स सिमिलरली द सेम एज द डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ओनली। नाउ अब हम हार्डी वेनबर्ग लॉ के बारे में बात कर लेते हैं, दैट व्हाट डज दिस लॉ सेज। लास्ट टॉपिक फॉर दिस लेक्चर, दैट इज हार्डी वेनबर्ग लॉ. So what is this law and what it talks about? Before getting into it, let's first understand the purpose behind it. और ये पर्पस शुरू होता है लाइक फ्रॉम 1866 या उसके पहले से भी जब आप बात करें, when like there were nothing like genetics known by the people at that point of time, and it was only during 1900 जब लोगों को जेनेटिक्स और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता लगना शुरू हुआ. दे स्टार्टेड स्टडिंग DNA, chromosomes and all those things, right? So there was a scientist by name Punnett. So by whose name we know the Punnett square, right? So Punnett was asked by some other group of people, like why do even recessive allele exist? क्योंकि जब हम रेसेसिव या डोमिनेंट अलील की बात करते हैं तो वी ऑलवेज नो कि आपके डोमिनेंट और रेसेसिव अगर साथ में प्रेजेंट होंगे तो द डोमिनेंट वन विल प्रिवेल, नॉट द रेसेसिव वन. So ultimately तो ऐसा होना चाहिए कि there should be like changes in the population, that at one point of time only the dominant should exist but not the recessive one. लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, recessive भी exist करता है and dominant भी exist करता है. Sometimes they coexist together in a form of heterozygous form, right? So to explain this, he took the help of Hardy. So Hardy was whom? He was an English mathematician. So इन्होंने कुछ calculations किया और gene frequencies के ऊपर बातें बताई कि किस तरह से जीन फ्रीक्वेंसी वर्कआउट करती है, ठीक है. एंड देयर वाज अनदर साइंटिस्ट नोन एज वेनबर्ग. ही वाज बेसिकली अ जर्मन फिजिशियन और इन्होंने भी अपनी स्टडी करी किसके ऊपर, इसी चीज़ के ऊपर, लाइक हाउ द फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन अ पॉपुलेशन एंड हाउ इट इफेक्ट द पर्टिकुलर अलील और ट्रेट्स. बिकॉज व्हाई इट वाज नेसेसरी, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, लाइक सपोज इफ़ यू वांटेड टू स्टडी सिकल सेल एनीमिया, कि सिकल सेल एनीमिया का प्रिवेलेंस एक सर्टेन पॉपुलेशन में कितना है, तो हाउ यू कैन फाइंड इट आउट, यू कैन ट्राई एंड फाइंड इट आउट यूजिंग द allele frequency or the gene frequency. Although it is like easier said than done, but एक जो basic principle होता है as an like student who can understand it in a normal way, although scientific community में आप जाएंगे तो there are like lot many technicalities, but just as a simple thing that you need to study is कि sickle cell anemia के आपको prevalence जानना है तो you might get it like using the allele frequency. और वो find out हम कैसे करेंगे, that is basically being talking about in the Hardy-Weinberg law. Or there was another scientist I forgot his name, Cassel. So Cassel was a geneticist. इन्होंने भी कुछ इसी तरह का रिलेशनशिप जो फ्रीक्वेंसीज है जीन और उसकी फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, इनके बारे में भी कुछ काम किया था. सो बेसिकली इन तीनों ने, द हार्डी, द वेनबर्ग एंड कैसल, दे स्टडीड सेम थिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट टू लाइक इंडिविजुअली. सो जनरली अगर आप बात करें तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ कैन बी ऑल्सो रेफर्ड टू एज कैसल हार्डी-वेनबर्ग लॉ, बिकॉज कैसल हैज ऑल्सो डन द सेम थिंग, बट इसे हार्डी-वेनबर्ग लॉ ही आप बोलते हैं और इट्स लाइक द मोर प्रिवेलेंट वन, ठीक है. Although Cassel has also contributed a lot in calculating the gene frequency and the genotypic frequency. और gene frequency क्या है और genotypic frequencies क्या है ये हमने already देख लिया है, ठीक है. अब ये formulas कैसे आए, कैसे derive हुए और हम कैसे इसको एक application के तौर पे use कर सकते हैं, we'll see all those things. But before that there was a certain थिंग दैट यू नीड टू नो. फर्स्टली कि ये लॉ कहता क्या था, हम तो ये जानने की ओवरऑल पिक्चर क्या थी, बट व्हाट डज दिस लॉ से. तो इट सेज दैट इन इनफाइनाइटली रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड जीनोटाइप रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड दिस प्री अज्यूम्स द फॉलोइंग कंडीशंस. पहला क्या है कि पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, कोई इमिग्रेशन और इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, पॉपुलेशन की म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए और देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन. सो ये सारी कंडीशंस अगर प्रिवेल करेंगी देन यू डिफाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ हार्डी-वेनबर्ग लॉ. अब अगर आप इन सारे कंडीशंस को ही देखेंगे देन यू कैन ईजिली से दैट इट्स काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबल फॉर यू टू अचीव ऑल दीज थिंग्स.
कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, इमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इट्स लाइक हार्ड टू अचीव, बट एनी वेज विल ट्राई एंड सी दैट what it has to get in hold for us, so that we'll understand इनके जितने भी equations है of the equilibrium और बाकी सारी चीज़ें. So what does this Hardy-Weinberg equilibrium says? So basically it says that the genetic variation in a population will remain constant from one generation to the next in the absence of disturbing factor. This is what we are saying here, right? कुछ different नहीं है यहाँ पे. और जब भी random mating होगी in a large population with no disruptive circumstance, the law predict that the both genotype and the allele frequency will remain constant because they are in equilibrium. अगेन ये कुछ सर्कमस्टांसेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ही लिखा हुआ है पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, दीज थिंग्स. सो दिस इज व्हाट लाइक यू कैन समराइज द लॉ इन दिस वे. अब हम देख लेते हैं आप इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको इसको एग्जामिन करने के लिए दो डिफरेंट अलील को कंसीडर करना पड़ेगा. तो लेट्स कंसीडर टू डिफरेंट अलील. One is a dominant one that is represented by this capital A and another one represented by this smaller a. सो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको दिखती है. अब इसमें कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, विल सी दैट. सो हियर P इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A अलील. सो रिमेंबर जब हमने जीन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी तो आई टोल्ड यू दैट थिंग ओनली, दैट P इज इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A and Q is equals to the frequency of smaller a, right? So this is what is being mentioned. P is the frequency of capital A allele and Q is the frequency of smaller a allele in the population. And in the equation, P square represent the frequency of homozygous genotype. So this is the homozygous genotype. So this P square represent क्या कर रहा है, आपके AA यानी कि इस homozygous genotype के frequency को represent कर रहा है. And this Q square represent the frequency of homozygous genotype smaller a, ठीक है. And this 2PQ represent the frequency of the heterozygous genotype कैपिटल A एंड स्मॉल a. तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं. दैट मीन्स कि अगर आप इन चीज़ों को यहाँ पे जाके पुट ऑन करें, तो दिस रिप्रेजेंट दिस AA एंड दिस 2PQ रिप्रेजेंटेड बाय दिस and this Q square is represented by smaller a. That's it. And in addition, the sum of the allele frequencies for all the alleles at the locus must be equals to 1. तो यहाँ पे हम दो alleles की बात कर रहे हैं, although it can be for 3 alleles, for 4 alleles, like any numbers. ये काफ़ी complicated हो सकता है, but just for the simplicity purpose हम इनको दो allele ही consider करेंगे. तो हार्डी-वेनबर्ग ने क्या कहा है कि equilibrium में होगा allele frequency का जो sum है वो. So it means अगर आपके पास दो allele है तो that equals to P plus Q is equals to 1. And if the P and Q allele frequency are known, then the frequencies of the three genotype may be calculated using the Hardy-Weinberg equation. So इनका ये मानना है कि अगर आपने इनकी frequency calculate कर ली है, और remember हमने जब example लेके समझा था the blue eye and the brown eye, at that point of time अगर नहीं समझा तो आप थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं. तो उस टाइम पे हमने इनकी इनकी frequencies calculate कर ली थी. तो अब हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन का कहना है कि अगर आपने इनकी एलील्स की फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर ली है, देन आप इन होमोजाइगस जीनोटाइप्स एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इनकी भी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस इक्वेशन. ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है. And in population genetic study, Hardy-Weinberg equation can be used to measure whether the observed genotype frequency in a population differ from the frequencies predicted by the equations. So this is what is like one of the applicability of this law. अब ये तो हमें पता चल गया कि ये law कहता क्या है, who gave this law, what are the particular equations involved in this law, and what are the assumptions that you need to do. So अभी के लिए अगर हम दो एलील को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो let's understand with the help of an example, then it can make things much more clearer to you, right? क्योंकि जब तक आप example से देख के नहीं समझेंगे समझ में नहीं आएगा. Although again I'm telling you, UPSC के अंदर examination में आपको एक कोई mathematical equation solve करने के लिए नहीं दी जाने वाली है, but this is just for you to understand. And even in that case, if you are like able to do, आप अगर Hardy-Weinberg principle कर रहे हैं तो आप example के तौर पे इसको solve करके भी दिखा सकते हैं. ठीक है. एंड दिस इज द Punnett स्क्वायर जो कि आप ड्रॉ कर सकते हैं, वही इक्वेशन का सेम ही चीज़ आने वाला है. यहाँ पे जैसे देखिए P स्क्वायर एंड दिस विल कम P स्क्वायर प्लस 2PQ
and plus q square. ठीक है, so this is about the principle represented in the Punnett square, but हम अभी प्रॉब्लम को देख लेते हैं. So ये प्रॉब्लम क्या कहता है? Now look at this problem statement. So before I start, जिन लोगों को मैथ से डर लगता है, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज इसके अंदर कोई बहुत हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं है. इट्स जस्ट लाइक सिंपल कैलकुलेशंस. ठीक है, सो इट इज़ गिवन दैट देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 1,30,000 mices and the green fur is dominant over the orange fur. Although it might sound okay, green and orange, but let's consider there is a green fur and there is an orange fur. And if there are 300 orange mice in the population of 1,30,000, find the following. क्या क्या है फाइंड आउट करना आपको? सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करनी है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ग्रीन अलील. दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील. देन तीसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप्स. So basically you need to calculate the allele frequency and the genotype frequency. There is nothing that you may not be able to. ठीक है, अब आपको लेकिन ये फाइंड आउट कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन. और आपको ये भी अज्यूम करना है कि जो पॉपुलेशन है इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. ठीक है, बिकॉज जो उनके कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई करिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर इक्वेशन और द फॉर्मूलाज. सो here you need to find out the frequency of dominant green allele. So by convention जैसे हम मानते हैं वैसे मान के चलते. मान लीजिए आप dominant green को कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं and the recessive orange is being represented by the smaller g. ठीक है, this is being represented by capital G, this is being represented by smaller g, and what you need to find out the frequency. and you know कि जो भी dominant है उसकी frequency को आप P बताते हो और जो recessive होते हैं उनकी frequency को आप Q बताते हो. This is what we are studying. Then the frequency of homozygous dominant. Homozygous dominant क्या हो जाएगा? This. तो इसकी frequency को आप represent p square से कर देते हो. Then heterozygous and homozygous recessive genotype. Heterozygous यानी कि आपके जो PQ होते हैं they are this, right? And जो आपके recessive genotypes है वो कौन से हो जाएंगे? This. So they will be represented by Q square. यहाँ तो कोई confusion नहीं है, यही चीज़ हमने आगे भी पढ़ी है. अगर confusion है तो you can just pause it and just have a look at it. अब वही चीज़ें करी गई हैं. So it's basically been given in step by step ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए. सबसे पहले अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हार्डी-वेनबर्ग की तो यू कैन असाइन वेरियस अलील्स, जो कि आपका स्टेप 1 है, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं, बट आई एम जस्ट रिव्यूइंग इट फॉर यू. तो सबसे पहले आपका ग्रीन डोमिनेंट है ओवर ऑरेंज, सो आप कैपिटल G फॉर ग्रीन एंड स्मॉलर G फॉर ऑरेंज यूज़ करेंगे. देन P आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो कैपिटल G को दे दी जाएगी और जो Q है that will be smaller g. This is what we did out here. ठीक है, ये सारे जितने भी हमने यहाँ पे किए हैं, this is what we did. Then अब आपको Q कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो. ठीक है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है फॉर बोथ द थिंग्स. एंड व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस Q फर्स्ट? बिकॉज यू मे सी आपके क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है दैट देयर आर 300 ऑरेंज माइस पॉपुलेशन. और ऑरेंज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑरेंज जो आपकी अलील है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस Q. ठीक है, सो बेसिकली आपके जो ऑरेंज माइसेस है, सॉरी दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय दिस Q, सॉरी दिस ऑरेंज माइसेस पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. ठीक है, यानी कि Q स्क्वायर से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वाई? बिकॉज ये तो जीनोटाइप्स दिए हुए हैं ना यहाँ पे, दैट इज वाई दे आर रिप्रेजेंटिंग दिस Q स्क्वायर. सो नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट Q, तो आप Q को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ Q स्क्वायर, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको Q स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अगर कैलकुलेट करना है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल फाइंड आउट करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं? जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन. सो आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने दिए हुए हैं? दैट इज गिवन 300 एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज व्हाट? दिस, राइट? तो आप जब इनको डिवाइड करके निकालेंगे तो यू विल गेट दिस. सो Q स्क्वायर इज व्हाट? 0.002. जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो you will get this 0.04. This is what I have already done here. ठीक है, there's nothing different. So you can do this calculation and you will be able to calculate Q. Now in the next step you can calculate P. अब since आपको Q पता है तो आप P आराम से calculate कर सकते हैं. This is how. तो आपका P कितना आ जाएगा? 0.96. So this is your P.
So now when you know your P and when you know your Q, then what you can do out here, use P and Q to calculate the remaining genotypes. अब remaining genotypes आपके कौन कौन से हैं? Calculate Q square even though that you have started with, तो आप जो आपका P है, आपने P square देखा था कितना हो जाएगा 0.96 का होल स्क्वायर, बिकॉज आपको P कैलकुलेटेड है यहाँ पे 0.96, इसका होल स्क्वायर अगर आप निकालेंगे इट विल बी 0.92. 2PQ क्या हो जाएगा, जो आपको 2 इंटू 0.96 इंटू 0.04 आपका Q है, तो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दी 2PQ. और जो Q स्क्वायर है आपका, वो आपका निकल जाएगा इस 0.04 का होल स्क्वायर. ऑल्दो आपको नहीं कैलकुलेट करना है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है, तो यू विल गेट दैट ओनली. सो आप इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ग्रीन अलील है दैट विल बी 0.96, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज द P एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील इज Q, दिस इज व्हाट Q. यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है. देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच जीनोटाइप जब आप फाइंड आउट करेंगे तो होमोजाइगस जो आपका डोमिनेंट होगा दैट इज व्हाट, दिस कैपिटल G represented like the homozygous capital G represented by P square. तो आपका P square क्या था, is 0.92, right? यहाँ पे आपने P square कैलकुलेट किया है. And this heterozygous is what? This heterozygous is nothing but this. और ये आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, this is being represented by 2PQ. तो आपका P और Q को आप कैलकुलेट करेंगे तो you will get this 2PQ. It's being already done here. Then homozygous recessive को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, homozygous recessive is nothing but this which is represented by Q square. तो आपका ये Q square यहाँ पे 0.002. So this is how you calculate the frequencies and the genotypes, right? So this is about the applicability of the Hardy-Weinberg law in finding out the frequency and the genotypes. And similarly आप अगर चाहे तो और भी कुछ examples लेके कर सकते हैं, but एक example से समझना भी is like well and good. नाउ अब इसकी एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं इन रियलिटी. सो अभी तक तो ये समझ में आ ही गया होगा दैट दिस लॉ मे नॉट बी एप्लीकेबल इन रियलिटी. व्हाई? बिकॉज देयर आर लाइक वेरियस अदर कंडीशंस. आपके जो पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए. देयर शुड बी सर्टेन कंडीशंस व्हेन देयर कैन बी रैंडम वेटिंग, द पॉपुलेशन शुड बी लार्ज, और बहुत सारी चीज़ें हैं. तो दैट ultimately points toward कि it may not be possible to achieve all these things in reality, and that is why it may not be applicable. So वही सारे points यहाँ पे mention, I'm not repeating again for you, ठीक है. So you can go through it. Then आपके जो factors है, factors responsible for genetic variations. So Hardy-Weinberg principle है that assume an ideal equilibrium between the genotype and the allelic frequency without mutation or genetic drift or natural selection or random mating in large, freely interbreeding ideal population. However, over time, to enable the population survival, the gene pool can change, and this change depend upon several factors which can be classified as follow. See, Hardy-Weinberg principle हर चीज़ को idealistic point of view से लेके चल रहा है, and if you take that idealistic point of view, there might be like various conditions जब आपकी population survive ही ना कर पाए. You might need certain changes into it to be able to survive, right? अब इसके अंदर आपकी डार्विन की थ्योरी भी आ जाएगी, मेंडल का प्रिंसिपल भी आ जाएगा. सो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपके जेनेटिक वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, यू में से. तो दोज आर दीज फैक्टर. आपके जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, सोसाइटल फैक्टर्स भी होते हैं, राइट? पॉपुलेशन साइज, माइग्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स इफ यू सी, ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के अंदर कवर नहीं होता है. अगर आप यही पॉपुलेशन साइज ही देख लें तो पॉपुलेशन साइज में भी उनके लिए लाइक देयर शुड बी अ लार्जर पॉपुलेशन, नॉट द स्मॉलर वन, ठीक है, वो उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे थे. बट इट माइट डिपेंड कि आप किस टाइप की वेरिएशन की बात कर रहे हैं. वो छोटी पॉपुलेशन में भी हो सकती है, लार्जर पॉपुलेशन में भी हो सकती है. माइग्रेशन पूरी तरह से वहाँ पे अलाउड नहीं था, पूरी तरह से मतलब लाइक इट वॉजंट अलाउड. ना आना लोगों का अलाउड है, ना जाना अलाउड है, मतलब आपको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रहना है. That was also not there in Hardy-Weinberg law. So these things are necessary for genetic variations. So using these factors, if the question has been asked in a different way, like define or prove how Hardy-Weinberg law cannot be used for genetic variations.
सो यू मे पॉइंट आउट लाइक कि जेनेटिक वेरिएशन से इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एंड बिकॉज हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल गोज अगेंस्ट दिस, आप इन एक एक पॉइंट्स को भी लेके चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है, एंड दैट्स हाउ लाइक यू कैन कंक्लूड विद इट. ठीक है. And with this, we have completed this lecture. I know it's like gonna quite a bigger one, but definitely you should go through all the concepts because it is going to help you when you are going to write your examination. And thank you so much. I'll get up with the next lecture very soon.